सर यूएलएम के चैनल पे आपका स्वागत है। आप पहले अपना जितना परिचय देना चाहें ताकि दर्शकों को पता चले कि वो किन को सुन रहे हैं, माने जिनसे वो सुन रहे हैं उनका क्या व्यक्तित्व है और क्या उन्होंने अपने जीवन में अभी तक अचीव किया है जीवन से संबंधित। मैं थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था, तब मैंने ये बताया था कि मैं छोटी उम्र से ही मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए दे दी थी, और जब मैंने वो पुस्तक पूरी की उस समय शायद मेरी आयु जो है कम रही होगी, 10वीं या 11वीं में था मैं, ऐसा कुछ स्मृति में आ रहा है जी। फिर उन्होंने मुझे लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य पढ़ने को दे दिया। जी। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे उपनिषद, जो 18 उपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर ने एक बंडल होता है, एक निकाला है, तो वो पढ़ने दे दिया। तो उस छोटी उम्र में मेरे मन में ये आ गया कि ये आत्मा क्या होती है ना, ईश्वर क्या होता है। और मैंने फिर और दूसरी आध्यात्मिक किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक रुचि फ्रेम हो गई जी। अपने अंदर में। और बाकी जो औपचारिक शिक्षा थी उससे इंटरेस्ट कम हो गया, इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया। तो वो मैं लगभग 15 साल तक किताबें पढ़ता रहा और मेडिटेशन ध्यान करता रहा, अलग अलग विधियों से ध्यान किया, बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाओं में गया। उसी क्रम में मैंने जो षट दर्शन है उनका भी अध्ययन किया, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और जो संस्थाएं थी जैसे गायत्री परिवार था, या ब्रह्मा कुमारी थी, या आचार्य रजनीश का भी उस समय काफी जोर था। बिल्कुल। तो आचार्य रजनीश की भी ढेर सारी किताबें मैंने पढ़ी थी, जिन खोजा तिन पाइयां, सत्य की पहली किरण, समाजवाद से सावधान, शिक्षा में क्रांति, जी। ये सारी किताबें पढ़ी। जे कृष्णमूर्ति को भी पढ़ा है ना। और फिर मुझे एक किताब हाथ लगी, योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद। तो उसको पढ़ने के बाद थोड़ा और इंटरेस्ट जगा साधनाओं के प्रति। तो फिर मैंने क्रिया योग का अभ्यास किया, ध्यान किया, और उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सब्सटेंशियल कुछ हाथ नहीं आया जी। मतलब जिससे मेरे अंदर में कुछ तृप्ति हो सकती थी। लेकिन बहुत सारी वैसी घटनाएं जरूर घटी जिसने हमारी रुचि को थोड़ा सा तेज कर दिया। जैसे मैं एक बार 9 दिन तक जो है निराहार मैंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया जी। तो उसमें कई बार ऐसा लगा कि हम शरीर से बाहर निकल गए हैं, बहुत ऊपर चले गए हैं, फिर वापस शरीर में आ गए हैं। और कई बार ऐसा भी लगा कि उस ध्यान के दरमियान जब नींद आ गई है तो हम सपने में उड़ रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, ऐसा जी। कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई महात्मा जी जो है वो सामने आके खड़े हो गए हैं, ऐसे कुछ दृश्य जो है वो बनते रहे जी। जिसको हम लोग आजकल कह रहे हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जो है वो हुए, लेकिन इससे कोई समझ नहीं बढ़ी जिसको हम कह सकते हैं कि हमको आत्मा समझ में आ गई या जीवन समझ में आ गया जी। इसकी कोई उपयोगिता भी समझ में नहीं आई, मतलब जीने में इसका क्या उपयोगिता है जी। तो ये सारी अभिरुचियों के कारण से मेरा पारिवारिक जीवन से आकर्षण कम हो गया जी। तो मैंने तय किया कि मैं शादी नहीं करूँगा, नौकरी नहीं करूँगा, और पढ़ूंगा और लोगों से बातचीत करूंगा और साधना करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे आत्मा परमात्मा ये स्पष्ट हो जाए ना। तो ये क्रम मुझे लगता है लगभग 7-8 साल चलता रहा। फिर बीच में मैंने ब्रह्मा कुमारी इसका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया जी। तो ब्रह्मा कुमारी के ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद उनका पूरा साहित्य पढ़ा, मतलब शायद ही कोई किताब छूटी होगी जो मैंने नहीं पढ़ी जी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका कोई एग्जीबिशन बना दीजिए ताकि उनकी फिलॉसफी को लोग समझ सकें। तो मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया, उनका साहित्य पढ़ा, उनके आश्रमों में जाता था, बाद में उनके प्रबंधन को भी देखने लगा ब्रह्मा कुमारी के। लेकिन तार्किक रूप से जो है एक तृप्ति नहीं मिली वहाँ पे।
जैसे वो लोग कहते हैं कि कोई शिव बाबा हैं जो परम धाम से आते हैं, अब इसका कोई प्रमाण नहीं है ना। फिर वो कहते हैं कि 5,000 साल में हिस्ट्री जाग्राफी हूबहू रिपीट होती है, तो ये लॉजिकली समझ में नहीं आया। और एक जगदीश चंद्र हसीजा हैं जिन्होंने उनकी किताबें लिखी हैं। अच्छा। उन्होंने एक वर्ल्ड इटर्नल ड्रामा करके एक किताब लिखी उन्होंने। उसमें जो उन्होंने लॉजिक को जोड़ने की कोशिश की, वो मुझे लगा कि ये लॉजिक जोड़ नहीं रहा है, जबरदस्ती लॉजिक को उसमें कार्बन डेटिंग और रेडियो एक्टिव मेथड से जो है टाइम को 5,000 साल में खींचने का प्रयास किया, जो जबकि कार्बन डेटिंग तो बहुत पुरानी भी मिलती है, उससे समझ में नहीं आता। इवन जो खुद माउंट आबू है वो तो अरबों साल पुराना है। क्योंकि मैंने जियोलॉजी से एमटेक किया था, इसीलिए मैं जानता था कि धरती के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक माउंट आबू है जी। हूबहू कैसे रिपीट हो सकता है कोई भी घटना। तो वो लॉजिक सेटिस्फाई नहीं होने के कारण मैंने 4-5 साल के बाद वो संस्था छोड़ दी, है ना। लेकिन मैत्री संबंध सबके साथ बने रहे, कभी घूमने फिरने के लिए जाते थे, लेकिन जो डेडिकेशन के साथ, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता ये थी कि मैं समझ सकूं, है ना, जीवन को समझ सकूं, है ना, ये परमात्मा को समझ सकूं, ये संसार का जो क्रियाकलाप है जी, इसको समझ सकूं। तो ये करते करते मेरी पढ़ाई हो गई। तो फिर पिताजी नौकरी के लिए दबाव डालने लगे। उनको लगा कि भाई नौकरी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, है ना। तो फिर मैंने सागर यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग ज्वाइन कर लिया और फिर मैं वहाँ एडहॉक लेक्चरर के रूप में रहा। ये बात 89 की। फिर इसके बाद मैं पत्रकारिता शुरू कर दी, अखबार निकालना शुरू किया साइमल्टेनियसली। फिर चित्रकूट यूनिवर्सिटी में एक नई यूनिवर्सिटी खुली थी, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में पोस्ट निकली। तो मेरी मन में एक जिद थी कि मैं नौकरी के लिए आवेदन नहीं करूँगा। तो मेरे परिवार में सबको पता था, तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि इसमें वॉकिंग इंटरव्यू लिखा हुआ है, तो आपको अप्लाई नहीं करना है, आप डॉक्यूमेंट लेके चले जाए। तो मैं चला गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं वहाँ पत्रकारिता में लेक्चरर के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ। 2 साल वहाँ रहा, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे, और एक आकर्षण ये भी था कि चित्रकूट जो है एक आध्यात्मिक धार्मिक जगह है, वहाँ कुछ मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, शायद कुछ और चीज़ें समझ में आ जाएं। तो मैंने वहाँ पे कुछ लंबे जाप किए, ध्यान किए, कुछ वैसी घटनाएं भी घटी, है ना, जिसमें जिनको हम लोग कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद जो होते हैं, उनको देखा भी मैंने, उनसे बात भी की, उसको वेरीफाई भी किया वहाँ के लोगों ने, जो वैसी घटनाएं होती थी। अच्छा। लेकिन उससे भी अंदर में तृप्ति नहीं आई, क्योंकि ना तो तर्क तृप्त हो रहा था और ना समझ के रूप में समझ जो है वो तृप्त हो रही थी। फिर मैं चित्रकूट छोड़ के फिर मैं वापस पत्रकारिता में आ गया और मैंने 94 में मैंने फ्री प्रेस एक अखबार था इंदौर का, उसमें मैं न्यूज़ एडिटर होके मैं वहाँ चला गया। और मुझे उन्होंने पहले ही उसमें किसी मित्र ने कहा होगा उनके डायरेक्टर को, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए। हम गए और हमारा सिलेक्शन हो गया और फिर हम न्यूज़ एडिटर के रूप में काम करते रहे जी। एक ऐसी घटना घटी कि क्योंकि आध्यात्मिक अभिरुचि और पत्रकारिता का जगह, तो उसमें कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था जी। बिल्कुल। तो फिर मैं एक दिन महाकाल के मंदिर में चला गया उज्जैन में, और उज्जैन में महाकाल के मंदिर में जाके मैंने वहाँ पर ध्यान किया, काफ़ी ध्यान किया। तो ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे कान में बोला हो कि यहाँ से जाके रिज़ाइन कर देना। तो मैं वापस आया, वापस आके मैंने पहला काम ये किया कि मैंने वहाँ जाके रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद अब मेरी शादी हो गई थी, मेरी एक बेटी थी, तो परिवार कैसे चलाएंगे। और मैं पिताजी से कुछ लेना नहीं चाहता था, भाइयों से कोई मदद लेना नहीं चाहता था। तो मैं दुखी मन से जो है वो घर आ रहा था वापस।
तो हम जिस जगह पे रहते थे वो एक ट्रस्ट था, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के नाम से, योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल था। उसकी जो चेयरमैन थी, उन्होंने हमसे कहा कि बेटा आज तुम दुखी दिख रहे हो। तो हमने कहा माता जी दुखी हूँ इसलिए दिख रहा हूँ। हाँ, सही बात। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने नौकरी छोड़ दी है और अभी ये समझ में नहीं आ रहा अभी करूँ क्या। तो उन्होंने कहा कि कितना सैलरी मिलती थी, तो मैंने उनको बताया कि मुझे 7,000 रुपये मिलता था। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 500 रुपये ज़्यादा देंगे, आप हमारे यहाँ मैनेजर का जॉब ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी पत्नी से बात करके आपको बताता हूँ। तो मैं अभी कुछ थोड़े ही कदम आगे बढ़ा था, उन्होंने फिर आवाज़ दी मुझे। तो मैं लौटा तो मैंने कहा कि क्या बात है माता जी। तो उन्होंने कहा कि जिस घर में तुम रहते हो उसका किराया भी नहीं लूँगी। तो वो 700 रुपये किराया था, 500 ही हुआ, तो करीब 1200 रुपये जो है एक्स्ट्रा हो गया। वो महाकाल से आने के बाद एक कोइंसिडेंट है जो जीवन में बहुत सारे घटते रहते जी। फिर मैं वहाँ पर मैनेजर के रूप में मैंने काम किया, उस संस्था को थोड़ा सा काफ़ी बूस्ट भी किया, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता, जनसंपर्क और उस सब के फील्ड के थे जी। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि उनकी एक बेटी ने आके हमसे कहा कि आपने हमारी माँ को बस में कर लिया है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। और काफ़ी रोई हुई वो। तो हम थोड़ा सा इमोशनल आदमी थे, तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे आप 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी माता जी को नहीं बताना। ऐसा मैंने कहा नहीं बताएंगे, लेकिन आपको अपनी माता जी को संभालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे उनसे आत्मीय संबंध हो गए थे। मैं सारा बैंक सब कुछ देखता था, एफडी फेफडी ये वो प्रॉपर्टी, मैनेजर लोगों का जो काम होता है। और साथ में मेडिटेशन भी सिखाता था वहाँ पे, योग का। तो सुबह कोई 20-25 लोग आते थे, उनको मेडिटेशन और आसन प्राणायाम ये सिखाने का काम भी करते। लेकिन वो मुझे लगभग 10 महीने या 11 महीने के बाद वहाँ से जाना पड़ा। और फिर एक वैक्यूम आ गया हमारी लाइफ में कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उस समय कितनी उम्र होगी आपकी? ये बात होगी 97 की। 90, अभी मैं 61 का हूँ। 97 की बात होगी, बिल्कुल युवावस्था जैसे। ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से सागर आने का मैंने मन बनाया, लेकिन सडनली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो जो फ्री प्रेस वाले थे उनके यहाँ से एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि हमारे जो चेयरमैन है फ्री प्रेस के, करनानी, जो फ्री प्रेस हाउस के मालिक हैं मुंबई में, तो वो आए हुए हैं और आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो हम पहुंच गए। तो हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि हम आपको फ्री प्रेस की फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, आप इसको रायपुर से शुरू करिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, प्रेस लगाना ये करना होगा, तो बिल्कुल काफ़ी खर्चा होता है। काफ़ी खर्चा होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ आपको? मुझे कोई 2 करोड़ रुपए भी देगा तो भी मैं फ्री प्रेस की फ्रेंचाइजी टाइटल उपयोग करने का राइट नहीं दे सकता। आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी है। उनको वो पता था कि मैं महाकाल से आके मैंने वो डिसीजन लिया, इस्तीफा दिया और भी कुछ चीज़ें, तो उसके कारण से वो मेरे से प्रभावित हो गए थे। हम इसको एक कोइंसिडेंट मानते हैं, कुछ ऐसा हुआ। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एडवोकेट बुला के एक स्टाम्प पेपर पे हमको राइट दे दिए फ्री प्रेस के। और उन्होंने कहा इसको लेके तुम बाजार में जाओगे तो लोग पैसा लगा देंगे। और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही लोगों को पता लगा तो कई लोग मेरे पास आ गए कि हम इसमें पैसा लगाना चाहते हैं। उसमें एक जैन परिवार के लोग आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम पैसा लगाते हैं, आप रायपुर में इसको शुरू करिए। तो हम वहाँ गए, लेकिन कुछ घटना ऐसी घटी कि अखबार निकल नहीं पाया, जबकि पूरा स्टाफ आ गया था। तो वो सब लॉस में चला गया। 20-25 लाख रुपए का उस समय नुकसान हुआ जी। तो हम मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, क्योंकि अखबार बंद हो गया था
और वो जो व्यक्ति जिसने फाइनेंस किया था वो भी बहुत दुखी हो गए थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जो भी पैसा गया तो गया, अब मैं वहां से कुछ भी नहीं लूंगा। अब मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि बिल्डिंग का किराया, फर्नीचर, कैसे संचालन कंप्यूटर्स, होगा। ये सारा क्या किया जाए इसका। हम्म, तो उन्होंने कहा कि आप चाहो तो दान कर दो, चाहो तो आप रख लो। तो मेरे मन में स्वीकृति नहीं थी, तो मैंने कहा दान करना ठीक रहेगा। तो मैंने कुछ फ्री प्रेस को, कुछ और अखबार वालों को, कुछ एक स्कूल को फर्नीचर, ऐसे करके सब दे दिया। सारा बांट दिया जो भी सामान था। और उसके बदले में मुझे फ्री प्रेस ने एडिटोरियल एडवाइजर बना दिया। जी। उनका अखबार लास्ट में जा रहा था। ये एक बैकग्राउंड है। तो मतलब ऐसा इसका कारण क्या बना था लॉस में जाने का? लॉस में जाने का मतलब अखबार निकल नहीं पाया। और जो 8 महीने तक हम, तो किस वजह से नहीं निकल पाया? वो जो दोनों जो फाइनेंसर थे और जो ओनर थे, उनके बीच में कुछ अच्छा, क्लेश हो गया। क्लेश हो गया। ओके, ठीक है ना। तो वो अपना चर्चा का मुद्दा नहीं है। हाँ, वो तो लेकिन चर्चा वो का किसी मुद्दा। कारण से यस, हो गया। बंद हो गया। जी जी जी। तो मैं उस समय बहुत आर्थिक दबाव में भी था और मानसिक रूप से भी था कि अभी आगे क्या करना आगे है, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यस। तो उसी समय संयोग से मुझे गणेश बागड़िया जी मिल गए। और हम लोग 92 में, जैसा मैं बता रहा था कि हम लोग साथ में थे चित्रकूट यूनिवर्सिटी में। जी। 94 में मैं चला गया था और फिर 98 में, लगभग 4 साल बाद, तो वो सड़क पे अपना वो एक धोती पहनते हैं और मंडी लगाए हुए रहते हैं। उनका एक सामान्य सा लिविंग है। तो वो हमको मिल गए तो कहने लगा, अरे पाठक जी आप क्या कर रहे हो? तो मैंने भी उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं? स्वाभाविक है ना। यस यस, हाय हेलो। तो उन्होंने कहा मैं जीवन विद्या का शिविर लेने आया। तो मैंने कहा कि ये क्या होती जीवन विद्या? तो कह रहे इस पे बाद में बात करेंगे, अभी ये बताओ आप रहते कहाँ हो? तो मैंने कहा बस ये सामने रहता हूँ। तो कह रहे चलो घर चलते हैं। तो घर चले आए। उनके साथ 3 लोग और थे जी। उनमें से एक सोमदेव त्यागी भी थे। अच्छा, सोम भैया। तो वो हमारे घर आ गए। अब पूछते रहे क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ रहे। हम भी पूछते रहे उनसे। तो उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ में आता रहता हूँ, शिविर लगाता हूँ जीवन विद्या के जी, आपको भी करना है ये जीवन विद्या शिविर। तो हम, गणेश जी का बहुत सम्मान था मेरे मन में। तो मैंने कहा ठीक है, कह रहे हैं तो जाएंगे। फिर उन्होंने उन लोगों से कहा कि पाठक जी बहुत पोटेंशियल वाले आदमी, इनको पकड़ के रखना है। हाँ। मुझे समझ में नहीं आया क्या मतलब है, पर हमने, क्योंकि मित्र थे तो इसलिए हमने कुछ बोला नहीं। फिर वो चले गए। जाने के बाद फिर हमको 1 आध महीने के बाद वहाँ एक अंजनी अग्रवाल थे, तो उन्होंने कहा कि भैया वो चारामा बस्तर में शिविर है गणेश जी का, आपको चलना है। तो मैंने कहा चलिए, लेकिन सपरिवार चलना है, आपकी पत्नी और बच्चे सबको हम गाड़ी से ले चलेंगे, आपको गाड़ी से छोड़ देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम चले गए। तो वहाँ पर अपना इन्होंने शिविर किया जीवन विद्या का। आप एक अटेंड करके आ ही रहे हैं जी। तो वैसे ही कुछ उन्होंने प्रपोजल रखे, उस पर बातचीत हुई, संवाद हुआ। लेकिन वो पूरे शिविर में 90% संवाद जो है मेरे और बागड़िया जी के बीच में ही हुआ। बिल्कुल। बाकी लोग तो श्रोता की तरह थे। हाँ, पूछने वाले कम ही रहते हैं। हाँ। और बीच में बागड़िया जी ने बोला भी कि आप बहुत प्रश्न कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि पाठक जी को पूछने दो, क्योंकि ये पूछते हैं तभी हमें भी कुछ समझ में आता है। बिल्कुल। तो मुझे, क्योंकि प्रश्न भी सबको नहीं हाँ, मिलते। मुझे उस समय इंट्यूशन होते थे बहुत जी, जी। ऐसा किसी के भी लाइफ के बारे में। तो मैंने 2-3 इंट्यूशन जो है मुझे वहां पर हुए अचानक, वो मैंने वो बताए और वो सही निकले जी। एक इंट्यूशन ऐसा हुआ कि एक राजेंद्र महराज जी थे। तो राजेंद्र महराज जी के बारे में इंट्यूशन हुआ कि पिछले जन्म में राजा थे और इनका ऐसा ऐसा घर था। तो राजेंद्र महराज जी को जब मैंने बताया तो कहने लगे आपको किसी ने मेरे बारे में बताया होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ, है ना, गणेश जी के निमंत्रण पे अंजनी भाई लेके आए हैं, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, मैं आपके बारे में नहीं जान।
तो उन्होंने बताया कि किसी ने उनको बताया था कि मैं पिछले जन्म में राजा था और मेरे जैसा मेरा अभी वर्तमान शरीर है ऐसे ही फोटो जो है उस एक बिल्डिंग में लगा हुआ है। तो मैं वो देखने गया था और जैसा बिल्डिंग का आप बता रहे हैं उसकी दीवारें बड़ी बड़ी थी, ऊपर विंडो थी दरवाजे के ऊपर, और दरवाजे छोटे थे। जी जी। तो कह रहे ऐसे ही है वो, तो आपको कैसे आया? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं ध्यान में बैठा था, ऐसा चित्रण बना आपके सामने रख दिया, मुझे कारण खुद भी नहीं पता है जी। क्योंकि उसका कोई लॉजिकल कारण तो मुझे पता नहीं था। यस। घटना के रूप में, जैसे नौकरी चली गई, नौकरी मिल गई, हाँ। घटना है, वैसे ये चित्रण बन गया और बता दिया, है ना। जैसे मनोज जी के कहने पे मैं आपके पास आ गया, जी। मैं अपने प्रयास से नहीं आया, इन्होंने कम से कम हमसे 15 बार बोला होगा। जी जी बिल्कुल। तो मुझे लगा कि नियति सहज है, ये कुछ नियति चाहती है कि जी। आपके पास जाया जाए। तो इनका कुछ है भी ऐसा वो इन्होंने वो उनके श्री राम जी से बोला था, तो वो भी एक बार में राजी हो गए, और दोबारा में हम बहुत बोलते रहे तो आए नहीं। तो इनके फिर बोलने इसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं शिविर करके, जब शिविर पूरा हुआ तो मैंने उनसे कहा कि ये कौन सा दर्शन है, शब्द दर्शन तो है नहीं जी, है ना। और मैंने जितना पढ़ा था वो भी कोई दर्शन उससे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ये तो कोई नया दर्शन है, और बुद्धिज्म भी नहीं है, क्योंकि पहले विपश्यना सिखाते थे। जी जी। तो बुद्धिज्म तो आत्मा और परमात्मा के बारे में बात नहीं करता है। अच्छा, आपने इनका ये गोयनका जी वाला किया होगा विपश्यना? हाँ, क्योंकि बागड़िया जी जब चित्रकूट यूनिवर्सिटी में थे तब विपश्यना के शिविर लगा था। ओके। तो बुद्धिज्म को मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, तो उससे इतना तो पता था ये बुद्धिज्म नहीं है। जी, ऐसा लगा बिल्कुल। तो उन्होंने इसका सोर्स नहीं बताया मुझे। उन्होंने कहा कि जो बात हम समझ जाते हैं वो हमारी हो गई, आप समझ जाओगे आपकी हो जाएगी। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है जानना कि वो किसने पहले, सबसे पहले किसने बोला था। तो हालांकि ये तर्क मेरे गले नहीं उतरा। तो मैंने कहा जैसे आइंस्टाइन का सिद्धांत हमको समझ में आ जाए तो क्या मेरा हो जाएगा? थोड़ी हो जाएगा। तो उन्हीं का रहेगा, है ना। जी जी जी, उन्हीं के नाम से ही जाना जाएगा। लेकिन हमने ज्यादा आर्गुमेंट नहीं किया। ठीक है। और मैं रायपुर वापस आया तो मैंने एक दिन अंजनी अग्रवाल से भी यही बात बोली कि यार मुझे ये समझ में नहीं आया, ये आया कहाँ से। तो उन्होंने कहा नागराज बाबा जी का है। नागराज बाबा जी जो है, तो मैंने कहा ये कौन है नागराज? वो अमरकंटक रहते हैं, महीने में एक बार रायपुर आते हैं। वो कुछ औषधियों का काम करते थे, वैद्य थे अच्छे, नाड़ी वैद्य। तो उनके पास दवाई ववाई लेने बहुत से लोग आते हैं, मेरे घर आते हैं, और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। तो मैंने कहा जब अगली बार आएंगे तो आप मुझे उनसे मिलवाइएगा, और मीनवाइल कोई एक आध किताब हो तो मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने किताब तो कोई नहीं दी। कुछ एक 10-15 दिन बाद नागराज जी आए होंगे, तो वो हमारे घर आए, कहले वो बाबा जी आए हुए हैं, आप चलिए। तो मेरी पत्नी ने भी कहा कि मैं भी साथ में चलूंगी रास्ते में। तो वहाँ फिर एक मेरे साथ एक रास्ते में चलते चलते ऐसी घटना घटी कि जैसे, या मेरे अपने अंदर का ही इको हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता। तो जैसे कोई मेरे से कह रहा है कि तुम ज्यादा प्रश्न मत करना। ओके। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुमको तो कुछ भी लगता रहता है ना। हाँ, होता ही रहता है, होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं। हाँ। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो तुम प्रश्न कम करना, बहस मत करना। अपन तो एक महात्मा है तो उनके दर्शन करने जा रहे हैं, आशीर्वाद ले के आ जाएंगे। तो हम गए, तो जैसा ये आपका डबल बेड और 2 डबल बेड, ऐसे ही बड़ा सा एक तखत था, इससे भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा जी। उसमें नागराज जी बैठे थे, और कई लोग तखत पे ऐसे ऐसे बैठे थे। तो हम जैसे ही गए तो अंजनी ने परिचय कराया कि पाठक जी आए हैं, ये संपादक हैं इस अखबार में, और बहुत विद्वान हैं, ऐसा उन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि वो शिविर में क्वेश्चन आंसर हो गए थे। बिल्कुल। तो नागराज जी बोले, मेरे से जो पहली मुलाकात हुई उसमें कहा कि हम सुना हूं कि तुम बहुत विद्वान हो। हमने कहा नहीं महाराज जी, हम लोग तो सामान्य से पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, है ना। विद्वान तो आप लोग होते हैं ना,
महात्मा लोगों को हम लोग विद्वान मानते हैं, बोलते हैं, परंपरा का जो यस, यस, रहा, हम लोग तो ऐसे ही पत्रकारिता करते हैं, थोड़ा जी, बहुत जी, ये सब पढ़ने से विद्वान थोड़े हो जाते हैं, ऐसा एक सामान्य था। जवाब यही रहता है। हाँ, हाँ वही रहता है। फिर वो शिविर के समय मैंने गणेश जी से पूछा था कि क्या आगे की घटनाओं के पूर्वाभास होते हैं क्या, तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं हुए, ऑनेस्टली उन्होंने कहा। ठीक। तो मैंने कहा कई बार ऐसा भी पढ़ने में आता है कि कोई घटना कहीं दूर घट रही हो तो हमको पूर्वाभास में आ जाती, मुझे होते थे, क्योंकि हाँ क्यों आपको होते थे इसलिए पूछा आपने? इसीलिए मैंने पूछा। ये उसका भी नागराज जी से उन्होंने, ना? नहीं, बागड़िया जी से। अच्छा बागड़िया जी से पूछा, ये तो नागराज जी से उन्होंने नहीं पूछा? उनका उत्तर नहीं दिया, उसको टाल दिया। टाल दिया, तो हाँ। मैंने यही प्रश्न नागराज जी से पूछा। पहली मुलाकात में किया, हम्म, तो उन्होंने कहा होते हैं, हम्म, आगे की घटना का भी हो जाता है, हम्म, अभी जो चल रही है उसका भी हो जाता है, विगत में जो हुआ है उसका भी हो जाता है। ओके। तो मैंने उनसे कहा ये कैसे हो जाता है, उन्होंने कहा जीवन में ये क्षमता रहता है, जीवन सब कुछ देख सकता है, अस्तित्व में सब कुछ देख सकता है। अब ये अपने लिए भाषा से अधिक कुछ नहीं। हाँ अभी तो भाषा से अधिक भाषा कुछ से नहीं। अधिक क्या है, इतना जरूर था क्योंकि मेरे को फ्लैश होता था, तो इसलिए मैं ये मान लिया कि नागराज जी को पता होगा। हाँ होगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे योगी कथामृत में योगानंद जी को भी होता था, हाँ वो भी है ना। बताते हैं। मुक्तानंद ने जो चिति शक्ति विलास लिखी उसमें भी उसमें ऐसी भी होता घटनाओं था। का उल्लेख किया है। साधु संतों में तो ये बातें तो बहुत भरी बहुत पड़ी है। आम बात है आम बात है साधु संतों में। है ना। हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारे लिए भी आम बात हो गई, क्योंकि ऐसा होता है। बिल्कुल। तो मुझे नागराज जी ने जब ऐसा बोला तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे लगा कि महात्माओं को तो होता ही है, साधक लोग हैं, इनको होता है, जब हम जैसे एक छोटे से उसको होता है साधक को। यस। फिर और कुछ बातें चलती रहीं, उन्होंने पूछा क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो, कहाँ के रहने वाले हो, आदि आदि सब बातें करी, थोड़ा थोड़ा कुछ बताया। जाने लगे तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा ये समाधानात्मक भौतिकवाद है, इसको तुम पढ़ के आना, अगली बार मैं अगले महीने आऊंगा। तो हमने ठीक है महाराज जी, ले ली उनसे किताब। तो वो किताब फिर मैंने उसको 15-20 दिन में पूरी किताब पढ़ी जी। तो उसमें मूल रूप से उन्होंने ये कहा कि अस्तित्व में हर इकाई जो है व्यवस्था में है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। जी। मूल जो प्रतिपादन है समाधानात्मक यही है। भौतिकवाद का, वो यही है। और हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, इसका मतलब है उसमें नियंत्रण है, संतुलन है, निश्चित आचरण है। जी। अब ये जो निश्चित आचरण है वो मटेरियल ऑर्डर में दिखता है, पेड़ पौधों में दिखता है, जीव जानवरों, आदमी में तो दिखता नहीं। आदमी का जितना भी इतिहास है उसमें तो अनियंत्रित आचरण दिखता है ना। हाँ मतलब उस दृश्य माने ये बाकी तीन से बाकी तीन तो के कंपैरिजन बाकी होता तो ये भी वैसे ही है ना। उन्होंने क्यों इसको अलग बताया ये मैं कभी नहीं, उन्होंने अलग समझ नहीं नहीं बताया, सका। जो मैं किताब पढ़ के मेरा जो अच्छा जो परसेप्शन, आपको लगा हो। मेरा जो परसेप्शन बना, तो हमने कहा आदमी में क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो भौतिकवाद वाली किताब में आदमी के आचरण पे बात नहीं है, वो तो दूसरी किताबों में होंगे। अच्छा अच्छा। वो तो मैटर को डिफाइन कर रहे हैं ना, एटम में है, प्राण कोशिकाओं में है, वनस्पति संसार में है, ऐसा है, वो सब चल रहा है। जी। तो जब वो अगली बार आए तो मैंने उनको बता दिया, तो महाराज जी हमने ये किताब पढ़ ली है। तो उन्होंने हमसे पूछा तो मैंने ये 2-3 चीजें उनको रिपीट करके बता दी। कह रहे ठीक है बेटा, तुम्हारा ब्रेन फ्लोरा ठीक है। ऐसा, ये थोड़े जो ऐसे साधक लोग होते हैं फ्री स्टाइल टाइप के होते हैं बात करने में। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन रुके तो हम उनसे मिलते जुलते रहे, जो जो छोटे मोटे प्रश्न होते हैं जो परंपरा में पड़ा था उसको लेकर कुछ कुछ पूछते रहे। फिर उन्होंने हमसे कहा कि बेटा ये मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान जो है, मैंने एक पुस्तक लिखा है, ये छपा नहीं है, इसका प्रूफ आ गया है, तो तुम इसको एक बार पढ़ लो, तुम हिंदी पत्रकारिता करते हो तो तुमको ये आता होगा। बाकी उनके ज्यादातर फॉलोअर जो है वो मारवाड़ी लोग थे, बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे। तो
उसकी तुलना में उन्होंने शायद मुझे पाया होगा कि हिंदी। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा और ठीक से नागराज जी correct कन्नड़ थे, बेसिकली हाँ, वो कन्नड़ थे, तो जी उनका हिंदी का अभ्यास अलग तरीके का था। जी। तो मैंने वो पूरी किताब पढ़ी, 2-3 बार पढ़ी, क्योंकि उसमें उन्होंने मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में होने वाले 122 प्रकार के आचरण का व्याख्या किया है। प्रूफ की भी वो सब कर दी है ना, जो भी प्रूफ के Proof, करेक्शन होते हैं वो सब हाँ, लगा proof दिए। editing, फिर मैंने बाबा जी के बारे में एक पैराग्राफ उनके बारे में लिखा, जैसा किताब के पीछे छपता है। जी तो मैंने कहा जब ये छपेगी तो वो एक पैराग्राफ जो है वो आज भी किताब में छपता है। हाँ, वो एडवर्टाइज के रूप में लगा देते हैं लोग पढ़ फोटो, के और फोटो के बाद उसमें एक पैराग्राफ में उनके व्यक्तित्व के बारे में, जी। वो अभी भी उसमें छपता है। और फिर मैंने उसका कवर पेज भी डिजाइन किया उस किताब का। जी फिर वो नागपुर से कवर पेज छप के आया, किताब नागपुर में छपी थी। फिर इसके बाद अगले महीने या और शायद 1-2 महीने बाद नागराज जी ने फिर एक किताब हमको दे दी, वो जीवन विद्या एक परिचय, जो किताब आपने शायद नाम सुना हो या देखी हो। तो वो नागराज जी का एक शिविर हुआ था जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है सारी यूट्यूब में जी। तो उस शिविर को कंपाइल करके उन्होंने ये जीवन विद्या एक परिचय के नाम से वो किताब, तो मैंने उसको पूरी प्रूफ रीडिंग करी, उसको समझने का प्रयास किया। तो इसमें इन 3 किताबों से एक मेरे अंदर उनके दर्शन के प्रति एक अनुमान जो है वो हो गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिर चौथी किताब उन्होंने दी मुझे, मानव व्यवहार दर्शन। मेमोरी बहुत अच्छी है, जो हाँ, इतनी पुरानी बातों को आप नाम ले लेके किताबों के, और याद है मुझे नहीं रहता जी। हाँ, तो उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन दी। तो बाद में मुझे पता लगा कि ये मानव व्यवहार दर्शन ही उनके दर्शन को मुख्य रूप से अभिव्यक्त करने वाली पुस्तक है ना। क्योंकि इन सभी किताबों में लिखा रहता था अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, और मानव व्यवहार दिख नहीं रहा था। जैसे संचेतनावादी मनोविज्ञान में भी मानव व्यवहार पे बात उतनी नहीं थी, व्यवहार का मीमांसा नहीं था जी। और समाधानात्मक भौतिकवाद में भी नहीं था। तो जब ये मानव व्यवहार दर्शन पढ़ी, और उसमें ऐसा था कि एक सूत्र है, तो एक सूत्र में यदि 5 शब्द आए तो 5 शब्दों का परिभाषा है नीचे, ताकि अब आप उस एक सूत्र का अनुमान लगा सकें। इसी विधि से यदि आप देखें तो उसमें 18 अध्याय हैं उस पुस्तक में, और 18 अध्याय में यदि एक अध्याय में 10-10, 12-12 सूत्र होंगे तो 180-200 सूत्र होंगे। सब मिला के यदि सूत्र को लिखेंगे तो मुश्किल से 30-40 पेज होंगे। लेकिन परिभाषाओं के कारण से वो करीब 250 पेज की किताब बन गई है ना। तो मैंने एक बार उस किताब को पढ़ा सूत्र और परिभाषा के साथ में, दूसरी बार मैंने कहा कि अब केवल सूत्र पढ़ेंगे, क्योंकि मेमोरी में ठहरता नहीं है ना। तो मैंने कहा पहले परिभाषाओं के साथ पढ़ते हैं, एक एक शब्द और उसकी परिभाषा और उसको विचार करना। हम लोग ऐसा मानते थे कि हमको हिंदी अच्छी आती है, क्योंकि हम हिंदी पत्रकारिता में थे और मैंने लिंग्विस्टिक्स में PhD भी किया था, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग हिंदी के, और मैं 1000 से ज़्यादा मेरे आर्टिकल अखबारों में छप चुके थे। तो ऐसा था कि हिंदी पे हमारा कमांड है, नागराज जी को हिंदी नहीं आती होगी ऐसा हम सोचते थे। तो कन्नड़, एक तो कर्नाटका के हैं, दूसरा वो जंगल के साधक हैं, ऐसा सोचते। लेकिन जब मानव व्यवहार दर्शन पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हमको हिंदी नहीं आती। उनकी हिंदी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि शब्दों की जो अर्थवत्ता पे उनकी जो पकड़ है, मुझे तो उनके मुकाबले का कोई व्यक्ति नहीं दिखा जी। भारत में, जितना भी मैंने पढ़ा है। क्योंकि विद्वानों की तो बड़ी सीरीज है ना, लेकिन
जितने लोगों के मैं संपर्क में आया, लेकिन अर्थवत्ता को लेकर जितना पकड़ नागराज जी का दिखा उस मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ने के बाद, आप भी यदि कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नागराज जी का दर्शन अपनी तरफ है, लेकिन शब्दों के अर्थ को परिभाषित करना एक अलग ही आयाम है उनका जी। जैसे पाणिनि और यास्क को हम लोग जो है दर्शनकार नहीं मानते हैं, हाँ वो तो व्याकरणाचार्य मानते हैं। तो व्याकरणाचार्यों ने शब्द तो परंपरा में थे जिनको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं ना, श्रुति सम्मत शब्द कहते हैं। उन शब्दों को पाणिनि और यास्क ने उनको अर्थ दिया था, है ना जी। और उसी अर्थ से आज सारे जो स्मृतिकारों ने उन्हीं अर्थों का उपयोग करके अपने वाङ्मय लिखे। नागराज जी ने भी शब्द वही लिए जो इसको तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम में जो वेदों की परंपरा से संस्कृत के मूल से आ रहे हैं, लेकिन परिभाषाएं उन्होंने अपनी अलग कर दी, अर्थ उन्होंने अपने दिए जी। और उन्होंने अर्थ देते समय इस बात का ध्यान रखा है कि जो हिंदी में जो प्रचलित अर्थ है उससे भिन्न नहीं हो जाए। अच्छा। ये एक बड़ा काम है, क्योंकि संस्कृत में जो तत्सम शब्द हैं वो अपनी अर्थवत्ता खो चुके, इसलिए जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो अर्थ का मनमानी अर्थों का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे बुद्ध के साथ भी यही घटना है। यदि आप बुद्ध के साहित्य को पढ़ेंगे तो बुद्ध एक वाक्य बोलते हैं, फिर उस वाक्य के शब्दों को व्याख्या करते हैं, है ना। इस रूप में बौद्ध दर्शन है। यही बात नागराज जी में दिखी। हम बौद्ध दर्शन के विद्वान नहीं हैं, लेकिन वो एक विधि है और वही विधि हमको पतंजलि में भी दिखती है ना। पतंजलि योग सूत्र को आप पढ़ेंगे तो पतंजलि योग सूत्र में जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ऐसा एक उन्होंने सूत्र बोला है। फिर उसमें यम क्या है, फिर यम में नियम क्या है, फिर नियम में जितने नियम है उन सब का परिभाषा क्या है, इस विधि से उन्होंने लिखा हुआ है पतंजलि योग। तो ये हमारी जो दार्शनिक आध्यात्मिक परंपरा रही है उसमें ये एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है जी, कि वो अर्थ को मनमानी तरह से उपयोग नहीं करते हैं और इसीलिए हमारी दर्शन परंपराएं कुछ वास्तविकता यथार्थता को इंगित करा पाने में सक्षम हुए हैं जी। तो इसलिए परसेप्शन के साथ साथ अस्तित्व में जो अर्थ है, वस्तु को इंगित करने के लिए जो भाषा है वो उस अर्थ से जुड़ पाती है। और यही भारतीय सनातन दर्शन परंपरा की जो प्रतिष्ठा है, पूरी दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा है। अप्रतिष्ठित होने के कारण दूसरे हैं, उस पर भी मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, नहीं तो इस पे मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि जिन अर्थों में इन नागराज जी ने इस्तेमाल किया है ये वाले सही अर्थ हैं, और इन्हीं शब्दों को जो पीछे का दर्शन है जैसे षड दर्शन है या और भी पीछे के जो लोगों ने इस्तेमाल किया, क्या उन्होंने गलत अर्थों में इस्तेमाल किया है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो क्या इन्होंने भी उन्हीं अर्थों में इस्तेमाल किया नहीं, इन्होंने अपने अर्थों में उपयोग किया है ना। तो जैसे एक ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है ना, यदि आप देखेंगे तो अलग अलग मीमांसाकारों ने अलग अलग तरीके से ब्रह्म का व्याख्या किया जी, है ना। तो अर्थ तो हमेशा दार्शनिक के अपने रहते हैं। ओके, ये दर्शन परंपराओं का है। ठीक है। यदि आप उन अर्थ से जाते हो तभी वस्तु पकड़ में आती है वो क्या कहना चाहते। हाँ वो तो है ही, नहीं तो वस्तु पकड़ में नहीं आती। यदि आप जैसे जैमिनी आदि के अर्थों को लेके आप उत्तर मीमांसा के आचार्यों को समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा। नहीं आएगा, सही बात। जैमिनी ने जिन शब्दों को जिन अर्थों में उपयोग किया है उस अर्थ में जैमिनी समझ में आती है। जैसे पतंजलि ने जिन अर्थों में, है ना, जैसे एक शब्द है विपर्यय, है ना, विपर्यय को मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं ना। जी जी। मिथ्या ज्ञान का मतलब है वस्तु जैसी नहीं है उससे कुछ और दिखाई कुछ और मान लेना, ऐसा है। तो विपर्यय शब्द का जो उपयोग पतंजलि ने किया है ना, वो उसी से जो विपर्यय का अर्थ है वो हमको इंगित होता है जी, है ना। बिल्कुल ऐसे ही सभी दर्शनकारों के साथ है। जैसे आप इवन मार्क्सिज्म को भी समझेंगे
तो कार्ल मार्क्स ने जिन शब्दों के अर्थ के साथ अपने दर्शन को, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को व्यक्त किया है, अगर आप उसमें अपने अर्थ लगा लेंगे तो नहीं समझ पाएंगे मार्क्स को। मैंने देखा है कि जो मार्क्सिस्ट लोग हैं हिंदुस्तान में, वो सब अपने अर्थ से मार्क्स को समझाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए बड़ा कंफ्यूजन दिखता है ना, देखने में आता है। तो इसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा समझाइए। जैसे ब्रह्म शब्द है, हाँ, तो ये नागराज जी ने किन अर्थों में लिया है? नागराज जी हमारे दर्शन है पीछे के, वो किन अर्थों में? हाँ, नागराज जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अपना दर्शन प्रतिपादित किया उसको कहा अस्तित्व मूलक। अस्तित्व मूलक का मतलब है जिसका अस्तित्व है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो क्रिया संसार है उसका अस्तित्व है, इसको सभी स्वीकारते हैं जी। और ये जो क्रिया संसार है, ये क्रिया शून्य वस्तु में है ना, जिसमें कोई क्रिया नहीं है। ओके। तो उसको उन्होंने ब्रह्म नाम दिया, और जो क्रिया संसार है उसको उन्होंने प्रकृति नाम दिया। जैसे ग्रह, गोल, नक्षत्र, तारा मंडल, ये जितना भी है जो क्रियाशील, परमाणु से लेके, परमाणु के पार्टिकल से लेके जितना भी आकाश गंगा तक, है ना, और जो भी क्रियाशील, वो ब्रह्म को किस अर्थ में लेते हैं? और जो क्रिया शून्य है जी, है ना, तो क्रिया शून्य जो है वो उसमें ही ये क्रियाशील संसार है। जैसे हम आकाश में देखते हैं तो हमको ग्रह, गोल, नक्षत्र दिखते हैं और वो एक किसी व्यापक शून्य में है जी, है ना। तो अस्तित्व मूलक कहने का मतलब ये कि उन्होंने ये कह दिया कि ये वस्तु है जिसको मैं ब्रह्म कह रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें कोई द्वंद्व नहीं बनता है ना, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ, उसको मैं ब्रह्म कह रहा हूँ, इसको मैं प्रकृति कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप वैशेषिक में या न्याय में या सांख्य में जाएंगे तो प्रकृति का परिभाषा अलग मिलेगा। हाँ, वहां तो प्रकृति अलग है, प्रकृति की मैं समझ गया। ब्रह्म जैसे किस अर्थ में लिया है? वहां पे ब्रह्म को अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। क्या वहां पे अलग अलग अक्रिय रूप में नहीं लेते क्या वहां ब्रह्म को? नहीं, एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि ये जिसको बाबा जी प्रकृति कह रहे हैं, इसको वेदांती कह रहे हैं कि ये ब्रह्म का शरीर है। ओके, है ना। लेकिन जैसे मानव का शरीर मरता है, ऐसा ब्रह्म का शरीर मरता नहीं है, वो शाश्वत है। तो ब्रह्म को कर्ता भी बोल रहे हैं, ब्रह्म को दृष्टा भी बोल रहे हैं, ब्रह्म को भोक्ता भी बोल रहे हैं जी। तो फिर अक्रिय का क्या मतलब रह गया? हाँ, मतलब वहां तो अलग अलग है। हाँ। कई जगह ब्रह्म को वो कई लोग अक्रिय कह रहे हैं और कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग अकर्ता भी बोल रहे हैं और कई लोग कर्ता भी बोल रहे हैं। हाँ, दोनों अर्थों में उपयोग में आता है। फिर एक और बात कह रहे हैं कि जो प्रकृति के अंदर जो शून्य है, प्रकृति के अंदर, उसको वो ब्रह्म कह रहे हैं। जो दूसरा अर्थ जो मेरे अनुमान में आया, ठीक। लेकिन जो प्रकृति की परस्परता में जो रिक्त स्थली है उसको ब्रह्म नहीं कह रहे हैं। ओके, उसको अवकाश कह रहे हैं ना। ठीक बात है, ऐसा है। आकाश और अवकाश, हाँ, अवकाश मतलब इन दोनों को ब्रह्म नहीं कह रहे हैं, बीच की दूरी, दोनों को ब्रह्म नहीं कह रहे हैं। ओके। आकाश को उन्होंने कहा कि जो क्रिया के बीच में रिक्त स्थली है उसको आकाश करें। ठीक है। जैसे हृदय आकाश, जैसे मनाकाश, है ना, चित्ताकाश, घटाकाश। तो जैसे हृदय में जो रिक्त स्थली है वो हृदय आकाश। जो ब्रेन में रिक्त स्थली है उसको मनाकाश या चित्ताकाश, जो भी है ना, उस रूप में आकाश है। बाकी अवकाश है। अवकाश का मतलब कुछ नहीं, रिक्त स्थली, मतलब दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अवकाश कह रहे हैं ना। और नागराज जी कह रहे हैं कि वो पूरा अंदर और बाहर एक ही वस्तु है जिसको वो ब्रह्म कह रहे हैं। ओके। वो कह रहे हैं कि ब्रह्म ही पारगामी सत्ता के रूप में हर इकाई में, है ना, पहचानने में आता है। ठीक। जैसे समाधि काल में हमको अपने अंदर जो शून्य पहचानने में आता है वो ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म पारगामी सत्ता है। ऐसा उनका इंटरप्रिटेशन है, उनकी नागराज जी की मीमांसा है ना। तो अस्तित्व मूलक इसलिए हो गया कि अब दोनों सामने हैं, है ना। विज्ञान ने ये कहा कि जो हमारे वेदांत दर्शनों को नकारा, उन्होंने कहा वो रहस्य है, और इसलिए उन्होंने उसको मिस्टिक फिलॉसफी कह दिया। जी।
मिस्टिक फिलॉसफी इसलिए कह दिया कि जो ब्रह्म वस्तु के रूप में दिख नहीं रहा है, विज्ञान वस्तु के रूप में हुए बिना स्वीकारता नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए नागराज जी ने कहा ये ब्रह्म है और ये प्रकृति है, इनका सहअस्तित्व है और ये नित्य सहअस्तित्व बना रहता है, क्योंकि आप प्रकृति को ब्रह्म से बाहर नहीं ले जा सकते, है ना। ठीक बात। और ये जो ब्रह्म रूपी जो सत्ता है वो आत्मा से सूक्ष्म होने के कारण से आत्मा से भी पारगामी है, जीवन में भी पारगामी है, हर परमाणु में पारगामी है, अंश में भी, उसके अंश में भी। और इस एजम्पशंस, इसको अपन एजम्पशंस कह लें, एजम्पशन ही बोलेंगे, हाइपोथेसिस कह लें, हाइपोथेसिस ही बोलेंगे, है ना, बिल्कुल, या अनुमान कह लें, हमारे लिए तो अनुमान ही है, जी जी जी, है ना। तो इसके आधार पे उन्होंने ये कहा कि परमाणु के अंश की जो ऊर्जा संपन्नता है उसका कारण ब्रह्म रूपी व्यापक वस्तु है जो साम्य ऊर्जा है। तो साम्य ऊर्जा में सभी प्रकृति संपृक्त होने के कारण से, है ना, ब्रह्म सब इकाइयों को प्राप्त है, प्राप्त सत्ता के रूप में है, ऊर्जित है। और इसी को उन्होंने सह अस्तित्व के रूप में प्रतिपादित किया, क्योंकि ब्रह्म किसी भी काल में प्रकृति से रिक्त नहीं है, मतलब प्रकृति में ब्रह्म की व्याप्ति बनी रहती है। तो प्रकृति, हर क्रिया, हर परमाणु ब्रह्म से युक्त है। वो तो जब उन्होंने पारगामी बोल दिया तो पारगामी वो तो फिर अंदर बाहर हो गया, उसी में हो गया। इसके आधार पे उन्होंने उनका ऐसा कहना है कि उनको संयम काल में ये समझ में आया, समाधि में समझ में नहीं आया। उनके जो गुरु थे चंद्रशेखरन भारती, जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे, ये लोग वेद मूर्ति परिवार से थे। इन लोगों को वेद बचपन से कंठस्थ करा दिए जाते थे, वेदांत के विद्वान लोग थे। शंकराचार्यों की परंपरा में जो लोग होते उनको वेदों का उच्चारण करना सिखाने का परंपरा थी इनके परिवार में जी। और आगम तंत्रोपासना साधना होती थी इनके यहाँ। और ये लोग जिसको अपन श्री विद्या यंत्र कहते हैं उसके पुरुष चरण किए हुए लोग हैं। तो इसका पुरुष चरण का मतलब आप समझते ही होंगे। हाँ, तो उन्होंने श्री विद्या का नागराज जी ने पुरुष चरण भी किया था, लेकिन ये सब किया कब, जब बाद में जब उनके गुरु ने कहा कि तुमको समाधि में इसका उत्तर मिलेगा उनके प्रश्नों का। जी जी। उनका प्रश्न यही था कि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई। हाँ, तो सत्य से मिथ्या, सत्य से सत्य ही पैदा होना चाहिए, सत्य से असत्य कैसे पैदा होगा जी। ये उनके प्रश्न भी उस प्रकार के थे। बिल्कुल। जो ऐसे प्रश्न आमतौर पे जो परंपरागत साधक लोग होते हैं उन्हीं के मन में पैदा होते हैं जी। और उसके प्रति उनमें प्रतिबद्धता इतनी थी कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मुझे इसका उत्तर चाहिए, मिलना चाहिए। और वो तर्क विधि से आता नहीं था, बिल्कुल, है ना। तो उनको कहा कि आप समाधि में, तो उन्होंने इसको आज्ञा मान के समाधि के लिए आ गए। वो एक अलग कहानी है कैसे आए। हाँ, नहीं वो उसके तो अमरकंटक में उन्होंने खुद भी इंटरव्यू में बोल रखा है। हाँ, तो वो आ गए। आने के बाद उन्होंने आगम तंत्रोपासना विधि और श्री विद्या यंत्र और भी कई विधियों से समाधि के लिए कोशिश की। 15-17 साल में उनको समाधि हो गई। तो समाधि में वो समाधि काल में जाते थे संकल्प लेके, 2 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, ऐसा 12 घंटे, और प्रतीक्षा करते थे कि ज्ञान का प्रकट होगा, लेकिन ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, है ना। तो इसके बाद जो है उन्होंने लिखा है कि समाधि में एक घटना जरूर हुआ कि ऊट पटांग आना बंद हो गया उनकी भाषा में, और अपनी भाषा में कहें तो इंद्रिय संयम हो गया, है ना। जी जी। इंद्रिय संयम, उसके बाद संस्कार में आ गया, निरंतरता, अंतःकरण संयम हो गया। अंतःकरण अब ऐसे कुछ भी नहीं उठ रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं उठ रहा है। और दूसरा हुआ कि आशा विचार इच्छा चुप हो गए जी। संयम, समाधि काल में आशा विचार इच्छा चुप रहते हैं, समाधि से वापस आने के बाद सामान्य हो जाता है, सब स्टार्ट होता। ठीक बात है। स्मृति भी विलोपित हो जाती है समाधि में। हाँ, तो है। स्मृति का पता नहीं रहता। जी जी। स्मृति का पता नहीं रहने के कारण से विगत की कोई पीड़ा नहीं बचती है। सही बात। स्मृति के रूप में ही पीड़ा है,
मानव में जो भी पीड़ाएं, वही है। और फिर समाधि काल में शरीर का कोई भान नहीं होता, तो इसके भी कोई, इसका भी पीड़ा नहीं इसमें भी है। कोई समस्या है तो वो भी नहीं हाँ, पता चलता। और जो जीवन में जो स्मृतियां रहती है उसका भी वो कोई भी नहीं पीड़ा है। नहीं, क्योंकि वो तो स्मृति बस, विलोपित हो गई। यस, तो और तो कोई पीड़ा तो होती नहीं। उन्होंने समाधि को लिखा, आशा विचार इच्छा जी जी, चुप ठीक हो है। गए, वर्तमान से कोई विरोध नहीं है, भूतकाल का कोई पीड़ा नहीं, तो भविष्य भविष्य का, की कोई आशा नहीं है। हाँ, भविष्य की कोई चिंता नहीं, हाँ, है ना। उसको उन्होंने कहा कि वो समाधि की स्थिति है। ठीक। कुछ एक संयोग घटना, बस कोई श्रृंगेरी का कोई एक पहुंचा हुआ महात्मा जो है वो अमरकंटक आए। उनको पता था कि नागराज जी यहाँ पे साधनारत हैं, तो इनसे मिलने के लिए भी आए। तो उन्होंने, बाबा जी ने उनको बताया कि हमको ऐसा आश्वासन था, लेकिन ये हुआ नहीं, ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम एक बार इसको जांच के देख लो कि समाधि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको जांचने के लिए विभूतिपाद में जो है साधना है। यदि संयम का घटना हो जाता है तो आपको समाधि हुआ है, संयम का घटना नहीं होता है तो नहीं हुआ है। तो पतंजल का जो अंतिम भाग है जिसको विभूतिपाद कहते हैं, विभूतिपाद में शुरू के यदि 4 अपन सूत्रों को देखेंगे तो पहले में उन्होंने ध्यान को परिभाषित किया है, दूसरे में धारणा को, तीसरे में समाधि को। पहले में धारणा को, दूसरे में ध्यान को, तीसरे में समाधि को, और चौथे में लिखा है त्रय में वो एकत्रत्वात् संयम। हाँ, उसी को संयम बोलते हैं, उसी को संयम कहते हैं। तो इसमें 2 विकल्प होते हैं, मतलब एक विकल्प ये है कि हमको समाधि नहीं हुआ है ऐसा मान के हम संयम में जाएं, एक हो कि हमको समाधि हो गया है अब जाओ। और हम, तो नागराज जी ने दूसरा विकल्प लिया, हमको समाधि हो गया है। तो वो अपने अभ्यास से वो समाधि काल में गए और उन्होंने अपने प्रश्न पे धारणा को समाधि काल में उठाया, स्थिर किया। स्थिर करने के बाद उस पर ध्यान किया, ध्यान करने से प्रश्न का उत्तर आ गया। उसको उन्होंने संयम काल, उन्होंने आकाश तत्व के ऊपर संयम किया, आकाश तत्व का व्याख्या उनके अंदर प्रकाशित हो गया। ऐसा उन्होंने, ये सूचना है हमारे लिए। हाँ, आपके लिए तो हमारे लिए तो ये सूचना है, लेकिन ऐसा उन्होंने बताया, बिल्कुल ऐसा हुआ। इसके बाद वो 2-3 साल तक एक एक चीज पे संयम करते रहे, परमाणु पे, परमाणु के पार्टिकल्स पे, प्रकृति पे, प्रकृति के जो विविध क्रियाएं हैं, प्राण कोशाओं पे, इस पे उस पे। वो जब संयम काल में जब सारा अध्ययन उनको हो गया, तब उनके पास एक समस्या हुई कि अब ये जो मैंने देख लिया है, इसको मैं किस भाषा में लिखूं, है ना। ये समस्या आ गया, क्योंकि जो प्रचलित अर्थ हैं वो उससे जुड़ नहीं रहे। कुछ जुड़ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जुड़ रहे हैं। तो फिर नागराज जी ने भाषा पे काम शुरू किया। तो उन्होंने सबसे पहले एक परिभाषा संहिता लिखी, छोटी सी, जिसमें जो वस्तु उनको दिख रही थी उसको कैसे परिभाषित करना है। ठीक है। ये एक बड़ा दुरूह काम है, मतलब आप काम है। हम लोगों जैसे प्रबोधकों से आप ये सोचो कि ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। हम लोग जो है कोई प्रबोधन का काम कर पाएंगे, है ना। जी जी। हम लोग एक सामान्य लोग हैं, है ना। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हैं जो जिनको आप प्रबोधक कह रहे हैं, मैं तो प्रबोधक मानता नहीं हूँ, मैं तो एक अपने को अध्येता ही मानता हूँ, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं अभी, है ना। जब तक हमको चीजें एकदम स्पष्ट समझ में नहीं आ जाती हैं, है ना, तब हम भाषा यही कहेंगे कि नागराज जी ने ऐसा कहा है, हमारा अनुमान इतना बनता है ना, हमारा अनुमान इतना बनता, हमको वस्तु इतनी दिख रही है ना, इसके बाद हमको नहीं दिख पा रहा है ना। क्योंकि अध्येता ऑनेस्ट होना चाहिए। सही बात है वो तो। नहीं तो डिसऑनेस्टी वो करेगा किसके साथ, अपने साथ ही करेगा। जी, तो ये इनके, तो ऐसा, तो इनके दर्शन के बाद आपने कहीं और भी ट्राई किया, या आप अभी उसी पर ही रुके हुए? मैं इसमें 2-3 चीजें और आपको बताना चाहता हूँ। जी जी, बताइए ना। जैसे जिनको भी अनुभव हुए हैं, अपन मान लें कि संत लोग बोलते हैं महावीर हैं, बुद्ध है, या और भी जो भी लोग हैं जिनको, पतंजलि हैं, आदि आदि, सबको हुए अनुभव।
धारणा की वस्तु है ना, उस पे जहां ध्यान रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो उससे संबंधित अस्तित्व को अस्तित्व मान लेते हैं लोग, है ना। हाँ ठीक ऐसा है। जैसे महावीर जो है केवल आत्मा को देख रहे हैं जी, वो जो व्यापक वस्तु है उसको उन्होंने छोड़ दिया है, छोड़ दिया। उनका ध्यान उस पे नहीं है, तो आत्मा से आगे नहीं गए हो, है ना। आत्मा ही परमात्मा है, भगवान है, निर्माण की स्थिति में वो मुक्त हो जाती है। बुद्ध जो है वो आत्मा को भी नहीं देख रहे हैं, है ना, ब्रह्म को भी नहीं देख रहे हैं, है ना, वो प्रकृति को देख रहे हैं जी। तो उसके आधार पे प्रकृति में जो संवेदना है और उसकी क्षणभंगुरता है उसको लेकर उन्होंने प्रकृति का क्षणभंगुरवाद जो है वो प्रस्तावित जो दर्शन के रूप में दिया। अनित्यवाद। फिर कुछ लोग आत्मा को भी नहीं देख रहे हैं, यानी दृष्टा को भी नहीं देख रहे हैं कि उसका अस्तित्व है कि नहीं, केवल ब्रह्म में उनका ध्यान फोकस हो गया है, तो वो कह रहे हैं एको ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। क्योंकि जब आप दृष्टा ही नहीं है ना, केवल ब्रह्म ही है आपके उसमें, तो आपको आपकी जो मीमांसाएं होंगी वो उसी तरह एको ब्रह्म के आधार पे होंगे। नागराज जी तो ने जो प्रेमाइस लिया है उसमें दोनों को देख रहे हैं साथ साथ जी, और इसीलिए उन्होंने सहअस्तित्ववाद इसको नाम दिया है, ब्रह्म और प्रकृति। और इसमें जो मध्यस्थ दर्शन जो उन्होंने नाम दिया है, तो इसमें क्रिया के मध्य में जो बैलेंस्ड व्यापक वस्तु है ना, उसको उन्होंने मध्यस्थ सत्ता बोला है। ठीक। अब इस मध्यस्थ सत्ता को हम कैसे पहचाने, अपने में कैसे पहचाने, है ना। तो जैसे विश्वास एक वस्तु है ना, तो विश्वास को हम व्यवहार में देखते हैं जी, तो व्यवहार को नियंत्रित करने वाली वस्तु जो है विश्वास है, जबकि विश्वास स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, है ना। क्रिया ना होते हुए भी क्रिया के नियंत्रण का कारण है विश्वास, क्योंकि उससे व्यवहार नियंत्रित होता है, और विश्वास में ही हम सुखी रहते हैं, अविश्वास में हम दुखी होते हैं, है ना। तो इसलिए ब्रह्म आनंद को भी ब्रह्म ही कहा गया है। हम लोग पहले भी कह रहे थे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है ना, और नागराज जी भी कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो आनंद है ना, अनुभव काल में वो आनंद के रूप में है ना। तो विश्वास रूपी सत्ता में जब जैसे जैसे परिवार में विश्वास हो तो परिवार में आनंद है, व्यक्ति में विश्वास हो तो व्यक्ति में आनंद है ना, संबंधों में विश्वास हो तो संबंध में आनंद है। यह आनंद मतलब सुख से सुख की निरंतरता को आनंद कह रहे हैं। सुख ही जब और ज्यादा बढ़ता है तो उसको शांति कह रहे हैं, शांति और बढ़ती संतोष है, उसकी निरंतरता हो जाती है, उसको आनंद कह रहे हैं। ओके। तो एक ये बात है जो बाबा जी की जो मौलिक बात है, जो नागराज जी का, ठीक है, मौलिक इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा और किसी ने नहीं बोला है जी। जो भी बोला है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी ने प्रकृति और ब्रह्म और इस सब की बात नहीं है, ये सब बातें हुई हैं, हाँ, लेकिन वो उनके अपने अलग लेकिन में है, उनके अपने अर्थ हैं, उसकी अपनी कोई दृष्टि है, क्रम भी अलग रहते हैं, उनका सीक्वेंस भी अलग है। तो नागराज जी का जो संयम काल में जो चीज उनको समझ में आई कि ब्रह्म और प्रकृति का नित्य सहअस्तित्व है ना, और इसी नित्य सहअस्तित्व का प्रकटन ये जो है पूरा संसार है, जिसको हम पदार्थावस्था से लेके ज्ञानावस्था तक की, है ना, प्रकृति में देख रहे हैं। उसी की मीमांसा है जिसको उन्होंने भौतिकवाद में या जिसको दर्शन में, मध्यस्थ दर्शन में और कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन में, अनुभव दर्शन में जो व्याख्या की है जी। नागराज जी के पूरे वांग्मय के 3 हिस्से हैं, है ना। पहला हिस्सा है जो तात्विकता को एक तार्किक तरीके से संकेत इंगित कर रहा है ना, क्योंकि भाषा की सीमा है कि भाषा केवल इंगित कर सकती है जी, है ना। समझना तो भाषा के बाद की क्रिया है ना, समझना भाषा में नहीं होता है, समझना है उससे आगे की चीज। तो 4 दर्शन में उन्होंने तात्विकता को इंगित किया है, व्यवहार की तात्विकता, कर्म की तात्विकता, अनुभव की तात्विकता और अभ्यास
जिसको हम लोग उपासना कह रहे थे ना, उपासना की तात्विकता को। जी। हम यदि श्रुति परंपराओं को देखते हैं, श्रुति परंपरा यानी जो वेद वाली परंपराएं है ना, तो वेदों में 4 वेद हैं, ब्राह्मण है ना, और आरण्यक हैं, संहिताएं हैं जी। इनको हम श्रुतियां कह रहे हैं। इन श्रुतियों से फिर स्मृति हैं जो इनके भाष्यकार हैं, जब ऋषियों ने इन श्रुतियों के आधार पे जो भाष्य किए हैं उनको हम स्मृति कहते हैं। जैसे पुराण है, स्मृतियां हैं, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति, ऐसा ये सब कह रहे हैं ना। तो नागराज जी ने जो मीमांसाएं करी हैं है ना, वो वैदिक नॉलेज के आधार पे नहीं की, अस्तित्व में जो वस्तु है उसके आधार पे की। इसीलिए उन्होंने इसका नाम अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन दी। और इसमें 2 वस्तुओं की ही मीमांसा है, दोनों के सह अस्तित्व की मीमांसा है। तो क्रिया और क्रिया का विश्लेषण का मीमांसा है, परमाणु से लेके ग्रह गोल नक्षत्र तक, और परमाणु से लेके मानव के ब्रेन तक है ना, समृद्धिपूर्ण मेधस तक रासायनिक भौतिक क्रियाकलाप है ना, उसका विश्लेषण और उसकी एक सूत्रता को उन्होंने मीमांसित किया है सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से, है ना। ठीक। जिसमें उन्होंने कहा है कि जो परमाणु है वो अंशों के सह अस्तित्व में, परमाणु का कोई अंशों का आचरण नहीं होता है, आचरण परमाणु का होता है ना। उसका रूप गुण स्वभाव धर्म जो है वो परमाणु का है, अंशों का रूप गुण स्वभाव धर्म नहीं है। रूप होता है लेकिन अति सूक्ष्म रूप होता है, उसके रूप की कल्पना नहीं आती है ना। गुण का भी कोई पहचान नहीं होता है, स्वभाव का भी पहचान नहीं होता है, धर्म का भी पहचान नहीं रहता है, प्रवृत्ति भर रहती है उसमें। इसीलिए एक अंश दूसरे अंश के साथ निकट आके परमाणु की व्यवस्था बना लेता है, उसमें एक केंद्र में हो जाता है, दूसरा परिवेश में हो जाता है, यानी उसमें गठित होने का प्रवृत्ति है परमाणु में। इसीलिए उसको गठनशील परमाणु बोल रहे हैं नागराज जी। क्योंकि उसमें अंश जो है वो बढ़ते जाते हैं या घटते भी जाते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव जो फिनोमेना है उसमें अंश घटते जाते हैं। तो उन्होंने एक दूसरी जो मौलिक बात की है, वो मौलिक बात उन्होंने ये की कि ये जो गठनशील परमाणु है एक समय में आके गठन पूर्ण हो जाता है, और वो जो गठन पूर्ण हो जाता है उसको वो जीवन परमाणु कह रहे हैं। उससे पहले तक वो जड़ परमाणु है। परंपरा में ये बात किसी ने नहीं कही है ना। लोग कह रहे हैं कि ब्रह्म से जगत का उत्पत्ति हुआ है, यानी चैतन्य से जड़ पैदा हुआ है। नागराज जी कह रहे हैं जड़ ही चैतन्य हुआ है। ये एक जो डिफरेंस है जो दार्शनिक रूप से भिन्न है परंपरा से, है ना। लेकिन यदि आप अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जड़ कुछ है ही नहीं, सब कुछ चैतन्य तो एक ही है ना। तो जड़ भी चैतन्य है उस दृष्टिकोण से। तो जो विशिष्टाद्वैत आदि में जो मीमांसाएं हैं वो तो जड़ को भी चैतन्य मान रहे हैं। वहाँ तो जो है एक ही है, और एक ही है, वो है ही नहीं है, तो वहाँ तो बात ही खत्म। तो और वो जो है वो चैतन्य ही है। हाँ, चैतन्य ही होगा फिर तो। लेकिन जो आधुनिक जो जैसे मान लीजिए कि सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति के रूप में बात कर रहा है। हाँ, वो 2 अलग अलग है ना। तो नागराज जी भी जड़ और चैतन्य के रूप में बात कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जड़ परमाणु में ऊर्जा संपन्नता है वो व्यापक वस्तु से है, और जो चैतन्य में ज्ञान संपन्नता है वो भी व्यापक वस्तु में ही है। तो जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं वो व्यापक वस्तु ही है, और इसीलिए व्यापक के ओर ही संपूर्ण प्रकृति जो है उसकी दिशा है। जैसे जो परमाणु है वो गठन पूर्ण होना चाहता है, इसलिए उसमें विकास क्रम विकास है। भौतिक रासायनिक क्रिया में भी विकास क्रम विकास है, इसलिए पदार्थावस्था से प्राणावस्था, फिर जीवावस्था, फिर ज्ञानावस्था, इस रूप में विकास है। ये विकास को हम सेल में भी समझ सकते हैं। जैसे जो प्राण कोशिकाएं हैं है ना, वो आपस में संगठित होके रचना बना रही हैं। उसी से वनस्पति संसार आ रहा है। वनस्पति संसार में विधि जो है तो कह रहे थे उसमें बीजानुसंगी व्यवस्था हो जाती है ना। हाँ।
फिर यही प्राण कोशाएं जो वनस्पति है में। वनस्पति संसार को, उसमें वंशानुसंगी है। ये बीजाणु, वनस्पति में तो बीजाणु हो गया, वनस्पति में बीजाणु, और जीव संसार में वंशानुसंगी, वंशाणु, और आदमी में और जो है परमाणु में परिमाणानुसंगी है ना। हाँ, परमाणानुसंगी, परमाणु, ज्ञानावस्था में संस्कारानुसंगी। यस। अनुसंगीयता का मतलब होता है जिससे नियंत्रण होता है, जो जिससे नियंत्रित बना रहता है उसको अनुसंगीयता कह रहे हैं ना, क्योंकि नियंत्रण ही व्यवस्था है। हाँ, वो तो है। तो बीज वृक्ष न्यास विधि से है ना वनस्पति संसार में नियंत्रण है, वंशानुसंगी विधि से जीव संसार में नियंत्रण है जी। मानव का शरीर वंशानुसंगी है, लेकिन मानव में जो जीवन है वो वंशानुसंगी नहीं है, वो संस्कारानुसंगी है। तो शरीर तो व्यवस्था में ही रहता है ना, शरीर जो है वंशानुसंगी विधि से नियंत्रित रहता है। इसलिए शरीर के सभी अंग अवयवों का क्रियाकलाप जो है वो नियंत्रित बना रहता है। केवल आदमी के मूर्खता या हस्तक्षेप से ही वो होता है। हाँ, जैसे पहले जो मृत्यु थी वो सहज होती थी, है ना, क्योंकि मृत्यु जो है वो कोई दुखद घटना नहीं है। जीव संसार में तो पक्षी उड़ते उड़ते मर जाते हैं, मृत्यु का पता भी नहीं लगता है ना। जैसे कई जीव ऐसे होते हैं जब गर्मी आती है तो मर जाते, मछलियां मर जाती, थोड़ा सा उनमें तड़फन दिखेगी, हाँ, तो इसके बाद वो फट से मर जाती। आदमी ऐसा ही होता है जो मरने में कई बार 10-10 साल तक बेड पे पड़ा रहता है ना। हाँ, वही रहते, मरने की प्रतीक्षा करता रहता है। वो मेरे ख्याल है अब वो विज्ञान की वजह से है, विज्ञान की वजह से। नहीं तो अगर विज्ञान ना हो तो वो तुरंत ही मर जाता है। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो बीमारी से मरते होंगे। हाँ हाँ, वो चीज है। तो फिर उन्होंने जो जीवन की बात की है ना, तो फिर जीवन की एक यात्रा है। तो जड़ परमाणु जब चैतन्य होता है नागराज जी के अनुसार, है ना, तो फिर उसमें जीवन संक्रमण का क्रिया होती है। तो जो भौतिक बल होते हैं वो भौतिक बल मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा के बल के रूप में संक्रमण के बाद बन जाते हैं, एक नए आचरण को ग्रहण कर लेते। नए आचरण को हम लोग समझते ही हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बन जाता है। पानी का आचरण ना हाइड्रोजन का ना ऑक्सीजन का आचरण। तो नया आचरण ग्रहण करने का अस्तित्व में व्यवस्था है। हाँ, वो तो है ना। तो संक्रमण के बाद जो है जो भौतिक बल है, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गुरुत्वाकर्षण, वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, नागराज जी के अनुसार एक मध्यस्थ बल भी होता है ना। ये पांचों बल मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा के रूप में जीवन में बल के रूप में रहते हैं। और जो शक्तियां होती हैं उनको आशा विचार इच्छा रितंबरा प्रामाणिकता के रूप में शक्ति को उन्होंने स्पष्ट किया है। जी। और इसी लॉजिक के आधार पे वो ये कह रहे हैं कि जड़ ही चेतन हुआ है। ठीक है, ये उनका अपना लॉजिक है। ठीक है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि शुरू में जो जीवन है, क्योंकि जड़ से चैतन्य होता है इसलिए उसमें जड़ के अध्यास बने रहते हैं ना, यानी स्वयं को जड़ के रूप में स्वीकृति बनी रहती है। अध्यास को स्वीकृति तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अध्यास शब्द का उन्होंने उपयोग। अध्यास मतलब कह सकते हैं कि वैसा भाव बना रहता है। हाँ, भाव भी, जो भी अध्यास शब्द का उन्होंने उपयोग किया है। हाँ। तो क्योंकि जड़ चैतन्य हुआ इसीलिए उसमें जड़ का अध्यास बना रहता है, और इसीलिए जब वो जीव शरीर में जाता है तो स्वयं को शरीर मान लेता है। इसी को आशा बंधन कह रहे हैं ना, जीने की आशा के रूप में आशा बंधन जीवों में पहचानने में आता है। जैसे इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर ये ऐसा देखें इसको कि ये जो गठनशील परमाणु अलग से ना बन के, हाँ, और ये जो बॉडी बना है इसी में ही ये प्रतिभा जो चेतन वाला फंक्शन है इसी में ही उभर के आ गया है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? इसमें कोई प्रॉब्लम अगर ऐसा ले लेते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने इसकी व्याख्याएं नहीं हो पा रही। जैसे मतलब कॉन्शसनेस स्टडीज जितनी भी हुई है दुनिया में, जैसे क्या अटकाव है, मतलब कौन सी? मैं बता, जी। जो कॉन्शसनेस स्टडीज जितनी भी हुई हैं अभी तक पूरी दुनिया में, जिसमें ब्रेन को लेकर ही हुई हैं, ज्यादातर ब्रेन की स्टडीज हैं। हाँ। जिसको
न्यूरोलॉजिकल जो और जो न्यूरॉन्स हैं और उसमें जो स्पेस है उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को कॉन्शसनेस के रूप में अभी जो लेटेस्ट थ्योरी है यहाँ तक वो तो साइंस की है, मतलब साइंस को तो थोड़ा सा साइड कर दें। हाँ लॉजिकल में ऐसा समझने में माने उसमें क्या प्रॉब्लम है? किसमें? यही कि ये जो बॉडी है, जैसे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो वैसे डिफाइन नहीं हो रहा है, जैसे क्या जिसको define हम नहीं लोग होता? पुनर्जन्म है उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे नहीं तो लेकिन पुनर्जन्म है, ये अभी सिद्ध कहाँ है? बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं अपन को, ऐसे अभी नहीं प्रमाण सिद्ध मिलते नहीं करके है। तो एक भी नहीं है, तो कहानियां तो कह रहा नहीं नहीं, हर तरह कहानी की चलती नहीं, है। आप जाके जैसे हरियाणा में ही किसी ने एक डाटाबेस तैयार किया है, कम से कम 1000 केसेस उसने रिकॉर्ड करके रखे हुए। सिद्ध कुछ भी नहीं हुआ ना अभी। वो भी जो ये परंपराओं की तरफ से हैं, वही ये सारे जोर लगा रहे हैं। अभी ऐसा कुछ सिद्ध नहीं देखिए किया है। मैं क्योंकि सिद्ध कैसे होगा? देखो, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में देखें तो इनकी मानव मानव कोई वहाँ पे है, क्या नाम है, श्याम मानव, उनकी एक संस्था है। पंजाब में है एक ऐसी संस्था, और उन लोगों ने इन चीज़ों पे इनाम भी रखा हुआ है। किसी ने 30 लाख का, पंजाब में 1 करोड़ का इनाम है इस तरह की चीज़ों पर। कि जो भी कॉन्फिडेंट हैं अपनी इन चीज़ों के बारे में, तो वो हमें यहाँ सूचित करें, हम लोग इंक्वायरी करेंगे। और वो पूरी इंक्वायरी रिकॉर्ड होती है बाकायदा, मतलब उसको बाद में भी कोई भी सुन सकते हैं, समझ देखिए सकते मुझे हैं। वो उनका जो आप एक ने भी श्याम जाके मानव क्लेम का नहीं जो, किया है। नहीं वो क्लेम सुनना नहीं चाहते हो। कौन? श्याम मानव जी, नहीं श्याम मानव जब वो तो उन्होंने क्लेम करेंगे तो उन्होंने क्यों नहीं जब वो ये जो अभी नहीं है जो पर्ची लिख के बताता है, हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र, हाँ, हाँ, तो उनको चुनौती दी थी। धीरेन्द्र ये तो शास्त्री खुद ने ही नहीं उनसे गए। कहा कि आप आ जाइए, वो आएंगे, नहीं तो गए नहीं। लेकिन यहाँ क्यों बुला रहे हैं? वो नहीं तो, अरे भाई, तो उनका कंट्रोल वो रहता है ना। एक अध्ययन करने वाला आदमी, हाँ, उसको तो जहां अवसर मिले वहां जाना चाहिए। नहीं यहाँ पे आप सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आप रहती है ना। नहीं, जैसे मेरा ये कहना है कि आप तो अध्ययन कर रहे हो ना, आपका आग्रह तो है नहीं। नहीं उनका आप किसी आग्रह नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अपनी जगह से कहीं भी अलग, हाँ एक तो उन्होंने अपनी जगह बोली कि जहां हम बता रहे हैं वहां आ जाओ, या आप कहीं भी ऐसा अलग जो न्यूट्रल जगह हो, जहां का अरेंजमेंट हम नहीं नहीं, करेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है न्यूट्रल जगह हो या नहीं उनकी फर्क, जगह हो? भाई जैसे मान लो वो कह रहे हैं कि आप आ जाओ, देख लो, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मैं बता दूंगा, तुमने क्या सोचा है, क्या सोच के आए नहीं हो। नहीं फर्क वो क्या हम पड़, बिना देखे हम आपको पढ़ के बता देंगे। नहीं इनको तो सब जानते हैं। हाँ वो क्या कह रहे हैं कि हम आपको एक ऐसे अननोन लोग लेके आएंगे जो हमारी दृष्टि में आपके साथ अच्छा, मैं लिंकअप नहीं आपको होंगे। उनकी बात छोड़ते हैं, हाँ वो मैं छोड़ अपनी देते बात हैं। बताता हूँ। हाँ हाँ, मैं ऐसे 3 लोगों के साथ मिला जी जी जी। जिनके साथ मेरी पूरी होशो हवास में, उसमें से एक व्यक्ति थे जिनको उज्जैन में डबराल बाबा थे, और उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र का साधना किया, जी है ना। अभी आप मुझे तटस्थ होके सुनिए, ठीक है। ये पूर्वाग्रह लेके नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, नहीं दोनों से नहीं है, ठीक है। एक सूचना के रूप में आप सुनिए, है ना। यस यस। तो मुझे किसी ने कहा कि वो डबराल बाबा हैं, आप हमारा, उस समय नागराज जी के हम संपर्क में नहीं थे, है ना। ठीक है। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो उनके यहाँ लाइन लगी रहती थी लंबी, हम्म। तो हम भी लाइन में लग गए। थोड़ी देर में हमारा नंबर आया, वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठते थे। जी। वहां कोई एक देवी का फोटो था, कुछ थोड़े से भगवान रखे हुए थे, कोई दीपक जल रहा था, एक छोटी सी लाइट जल रही थी, ज्यादा तेज लाइट नहीं थी कमरे में। उनके बाजू में एक बैठने का वो जो आसनी होती है वो रखी हुई थी। एक एक व्यक्ति जाता था, है ना। यदि कोई बहुत परिवार के आग्रह करते थे तब वो परिवार के सदस्य होने के नाते साथ में जाते थे, अदरवाइज जो एक एक ही लोग जाते थे मिलने के लिए। तो मेरा नंबर आया तो मैं उनके बाजू में आसनी पर बैठ गया। जैसे ही बैठा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सागर से आए हो। तो हमने कहा हाँ। तो आपके घर के दरवाजे नीले रंग के बड़े दरवाजे हैं। तो मैंने कहा हाँ, नीले रंग के और बड़े दरवाजे, मतलब जो दरवाजा हमारे घर में इतना ऊंचा है जितना ये, हाँ थोड़ा ज्यादा नीचे बड़ा से, होगा नॉर्मल से। हाँ, और बड़े पूरे, मतलब थोड़ा सामने चौड़े का ज्यादा होंगे। जो घर है ऐसे लंबे दरवाजे भी हैं, मतलब।
पुराने आपने घर देखे हो, पुराने हाँ, जो देखे मैंने, जो मेन कभी दरवाजा है वो जनरली बड़ा होता है। बड़ा 3 दरवाजे हैं, तीनों को मिला के यस यस। एक हो गया है ना। हाँ हाँ। तो मैंने कहा हाँ। फिर वो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी आपके एक घर जो के, मेन दरवाजा है वो जनरली सबका बड़ा ही होता है। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि आपके घर के सामने सीमेंट का रोड है। तो उस समय पहले सीमेंट के रोड कम बनते थे, गांव में कम ही डामर, होते थे। हाँ, हाँ, या तो डामर के होते थे या ईंट डामर बिछते के थे। होते थे। और ये बात मैं बता रहा हूँ कब की, 98 या 97 की बात बता रहा हूँ, 97 की बात है। तो हमको इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा हमको क्या इंटरेस्ट, मान लो आपने हमको बता भी दिया कि आप लाजपत नगर से आए हो, इस घर ठीक से, है। आपके घर के सामने पार्क है, ये है वो है, इससे तो कुछ है नहीं। तो मूल बात ये थी कि हम थोड़ा सा समस्या में थे कि अब नौकरी चेंज करना है, क्या करें। हाँ। तो उन्होंने कहा, बिना हमसे कुछ बोले, उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा स्थान परिवर्तन का योग हो गया है, अभी तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। जबकि हमारी सिचुएशन ये नहीं थी कि नौकरी से हमको कोई निकाल रहे थे, है ना। तो उन्होंने कहा जाना पड़ेगा, और एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आपको जाना पड़ा, आप वहां से चले जाओगे। वो स्थिति कैसे पैदा हुई, महाकाल में ध्यान में बैठे और हमारे मन में ऐसा आया कि हमको छोड़ के जाना है, और हमने जाके रिजाइन कर। तो आप बता ही चुके हैं वो जो घटना मैंने आपको बता दी है। तो चलो, एक तो ये हो गया कि वो पुनर्जन्म को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी घटनाओं को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और कौन सी घटना? ऐसा, ये जो एक घटना मैंने बताई, मैं इनके बाद उनसे 4 बार मिला, जो मतलब फ्यूचर बता देने वाली। 4 बार उनसे मिला। हाँ। तो तीसरी या दूसरी बार मैं अपनी वाइफ के साथ मिला। तो जब वाइफ के साथ मिला तो उन्होंने कहा, सारी चीजें बताई, और इसके बाद उन्होंने एक बात और बताई, हमारी वाइफ को देखे बिना उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में एक संतान आने वाली है। उसका शायद 6वां या 5वां महीना था। उन्होंने कहा वो संतान आने वाली, वो घटना भी घट गई। तीसरी बार हम मिले तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर हमारे साथ गए, तो हम उनके घर गए, तो उनकी वाइफ सर्जन थी। तो हम लोगों ने साथ में खाना खाया। उनकी वाइफ ने कहा हम भी चलें, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी जगह में हम आपको नहीं ले जाएंगे, पहले हम देख लें फिर हम आपको ले जाएंगे। जी। हम लोगों ने खाना खाया, उन्होंने फिर ज़्यादा आग्रह नहीं किया, तो फिर हम लोग कार से जो है इंदौर से उज्जैन चले गए। उज्जैन में जाके वहाँ पहुँचे, लाइन में लगे, फिर हमारा नंबर आया, तो हम तो अपनी बात करके बाहर आ गए। अब वो डर के मारे वो जाए नहीं, कह आप साथ में रहो। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो जैसे ही वो बैठे वहाँ पे, तो उन्होंने पहला ही ये बोला कि बहन जी आना चाहती थी, आपने क्यों मना कर दिया, उनको साथ में ले आते। अब ये इतने डर गए, इस मतलब वो उनका अपना फियर आ गया, कहले मैं तो नहीं बैठ सकता, मैं तो जा रहा हूँ। डर के मारे वो बाहर आ गए। लेकिन वो एक घटना जो वहां पर हुई बातचीत के रूप में, वो उनको फ्लैश हो गई, है ना। इस प्रकार की सैकड़ों घटनाओं का चलो विज्ञान के पास स्पष्टीकरण है। मैं एक और घटना, हालांकि मेंटलिस्ट ये सारी बातें बता देते हैं। मैं एक और घटना बता रहा हूँ आपको। मैं चित्रकूट यूनिवर्सिटी में था, तो मैं रात को 31 दिसंबर की रात को मैंने कामदगिरी पर्वत है उसका परिक्रमा शुरू किया अकेले, रात को 12 बजे। तो मैं मंदिर में जहाँ सुनसान होता था वहां जाके ध्यान करता था। ध्यान करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर आगे जाता था, फिर किसी मंदिर में, वो करीब 5 किलोमीटर का परिक्रमा है। एक मंदिर में जो हनुमान जी का मंदिर था, उसके चबूतरे पे बैठ के मैं ध्यान कर रहा था, मुझे सफेद रंग की साड़ी में जाती हुई कोई महिला ऊपर से दिखी ऐसी। तो मैंने ये सोचा कि अपने ही चित्रण प्रोजेक्शन होता है, कुछ कल्पना में आया होगा, स्वप्न जैसा वो दिख गया होगा जी। तो बात आई गई, खत्म हो गई। फिर हम और परिक्रमा करके वापस आ गए। 3-4 महीने के बाद हम सागर गए। तो सागर में एक प्रोफेसर B.K. श्रीवास्तव थे, जूलॉजी के प्रोफेसर हेड थे सागर यूनिवर्सिटी में। हम लोग साथ में अनुष्ठान करते थे, तांत्रिक साधना करते थे जी। तो जब हम उनके पास मिलने गए तो उन्होंने एक डायरी निकाली,
और उन्होंने हमसे कहा कि 31 तारीख की रात में आप कहाँ थे? तो मैंने कहा मैं कामतगिरी में था। तो उन्होंने कहा कि कोई सफेद रंग की साड़ी में कोई लेडी दिखी थी क्या आपको? मैंने कहा हाँ वो दिखी थी। आपको कैसे पता? मैंने कहा कि मैं उस दिन रात में ध्यान कर रहा था तो मुझे भी दिखी। और वो जब दिखी तब आप साथ में थे। ऐसा ये कोइंसिडेंट हो सकते हैं ना, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी घटी नहीं। वो तो ठीक है, मतलब तो एक तो पुनर्जन्म की घटना इससे डिफाइन नहीं होती, और कॉन्शसनेस डिफाइन नहीं होता, भविष्य वाली चीजें डिफाइन नहीं, कॉन्शियस तो डिफाइन हो जाती है, डिफाइन नहीं होती। इसके अलावा और क्या डिफाइन नहीं होता? पुनर्जन्म और ये भूत भविष्य की जो दृष्टांत है, इन्हें छोड़ जिनको हम लोग मूल्य कह रहे हैं वो भी डिफाइन नहीं होते। जैसे विश्वास, न्याय, धर्म, सत्य, नहीं, विश्वास क्यों नहीं होता? डिफाइन नहीं होता। कैसे होता नहीं है? कैसे करेंगे आप? देखो, भौतिकता के आधार पे न्याय होता ही नहीं डिफाइन, विश्वास नहीं होता है ना। नहीं, विश्वास तो होता है, विश्वास नहीं होता, न्याय डिफाइन नहीं होता ना। विश्वास भी नहीं होता डिफाइन। कैसे होगा? विश्वास को कैसे डिफाइन करेंगे आप? मटेरियल जैसे मैं और आप दोनों आपस में व्यवहार करते हैं, हाँ, और आपको मैं सदा अपने अनुरूप पाता हूँ, या मुझे आप अपने सदा अनुरूप पाते हैं, इससे विश्वास पैदा होता है। क्यों अनुरूप पाते हैं आप हम? क्योंकि रासायनिक संसार तो नित्य परिवर्तनशील है। रासायनिक नहीं कह रहा मैं, तो कह रहा हूँ कि ये जो रासायनिक है इसी में कॉन्शियस का उद्भव होता है। हाँ, तो फिर वो बोल रहा हूँ कि ये, हाँ, तो वो बना नहीं रहता है ना, वो परिवर्तनशील कॉन्शसनेस की बात कर रहे हैं ना। सारा जितना भी रिसर्च है वो ये कह रहे हैं कि कॉन्शसनेस नित्य परिवर्तनशील है। नहीं, वो वाले जो नित्यता का जो नित्य, जैसे तरह से नहीं, देखो जैसे आंख है, जैसे बुद्ध भी नहीं समझ पाए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, वो तो मैं समझ गया। उपदेश नित्यता के हैं। मैं तो अपना सवाल पूछ रहा हूँ ना। बुद्ध के उपदेश नित्यता के हैं, लेकिन उनकी जो व्याख्या नहीं कर रहा, वो क्षणभंगुर बात है, अनित्यता का है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे इस शरीर में ये आंख का उद्भव हुआ है कि नहीं, इसी मैटर से बनी है, ठीक है ये, और इससे देखने का काम भी होता है निरंतर, और इसमें निरंतर चेंजमेंट भी होते रहते हैं। इसके जो कोशिकाएं उमड़ती रहती हैं, बदलती रहती हैं, है ना। काम लगातार वही होता रहता है जी। इसी तरह से लेकिन देखने वाला कौन है? आंख देखने वाली है कि कोई और है देखने वाला? वही बता रहा हूँ। तो जो और देखने वाला है वो भी तो हमारे अंदर में एक ऐसा अंग हो सकता है कि जो देखने का काम करता है आंख से, सूंघने का काम करता है नाक से। एक ऐसा अंग हो सकता है ना जो खुद भी परिवर्तनशील है, ऐसे उसमें भी कोशिकाएं बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, और नित्य रूप से वो बना हुआ है, जैसे आंख नाक कान बने हुए हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है ऐसे बने रहने में? क्योंकि उसकी नित्यता डिफाइन नहीं होती। नहीं, तो उसकी नित्यता डिफाइन कर होती नहीं, तो ये कहाँ से तय हुआ कि जो कॉन्शियस है वो नित्य टाइप कोई चीज? क्योंकि जो अभिव्यक्ति है ना कॉन्शसनेस की, जो अभिव्यक्ति है वो नित्यता के रूप में है। कैसे? जैसे हर व्यक्ति एक्टिविटी दिखाओ ऐसे, जैसे मैं भी जब बात करता हूँ ना, तो और जो भी इतिहासकार बात करते हैं या साहित्यकार बात करते हैं या कोई संपादक आर्टिकल लिखता है, तो वो अपने शरीर की सीमा के आधार पे नहीं लिखता है। समझा नहीं, मतलब हम लोगों ने एक रिसर्च किया, डॉक्टर लियो सेमेस्को करके एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत रशियन, तो हम लोग कॉन्शसनेस के ऊपर काम कर रहे थे, है ना। तो अब ये है कि कॉन्शसनेस का पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो फिर ये तय किया कि हम दुनिया के करीब 30 देशों के बड़े लोगों से एक लेख लिखवाते हैं, ठीक है, सब लोगों से, और उनको कोई हम आउटलाइन नहीं देंगे कि आपको ऐसा लिखना है। अच्छा, कुछ भी रैंडमली वो कुछ भी लिख के दे दें? हाँ, नहीं, एक मतलब टॉपिक भी नहीं बताया? एक टॉपिक तय कर लिया, टॉपिक तय लिया, लेकिन कोई आउटलाइन नहीं दी कि आपको ऐसा लिखना है। जैसे हम लोग सिनॉप्सिस लिखते हैं ना, हाँ, जैसे उनको राजनीति टॉपिक दे दिया तो वो कुछ भी लिखे, जो भी लिखे, है ना। और उसके बाद जो है वो जो आर्टिकल थे उनका स्ट्रक्चर बनाया है ना, उसका एक स्ट्रक्चर, तो लगभग सभी में स्ट्रक्चर एक जैसा निकला। तो उससे पता लगा कि पूरी दुनिया के मानव एक जैसे ही सोचते हैं। वो किताब पब्लिश हुई है। तो ठीक सी बात, मतलब ठीक ही बात है इसमें। तो इससे ये कैसे पता चलता है कि
कॉन्शियसनेस कोई शरीर से अलग चीज है। नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ कि कॉन्शसनेस में एक निश्चितता को पहचानने का ताकत है, हाँ तो लेकिन जो रासायनिक क्रियाकलाप से प्रमाणित नहीं होता है ना। नहीं, वो अभी नहीं हम कह रहा हूँ। रासायनिक क्रियाकलाप से जो कॉन्शसनेस पैदा होती है उसके आधार पर बात कर रहे हैं। हाँ, तो रासायनिक क्रियाकलाप से ऐसी कॉन्शियसनेस क्यों नहीं पैदा हो सकती जैसी है? होती नहीं है, हो सकती नहीं, है क्यों का नहीं क्या हो मतलब? सकता? उसमें कोई लॉजिक देंगे ना। नहीं देखो, नहीं, जैसे देखिए क्या होता है, अध्ययन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी जिसमें आपने जो बताया एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दोनों के गुण अलग है, एक मिनट मैं बात पूरी पानी के बिल्कुल अलग मैं अपनी व्यवहार बात होता है। पूरी कर लूं। जी जी, वो स्लिप हो जाती ना चीजें बोलते बोलते। मैं याद दिला दूंगा। हाँ, तो अभी क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जिस तरह की कॉन्शियस है अभी, तो आपने जो अध्ययन किया, अभी जो बताया आपने, सर्वे किया, ये कि सबसे अलग अलग लिखवाया, लेकिन उसमें एक ही पैटर्न आया, एक निश्चित पैटर्न। तो इस बात से ये बात कहाँ निकल के आती है कि जो कॉन्शियसनेस है वो इस रासायनिक का उद्भव नहीं हो सकती है? स्थिरता निश्चितता के सिद्धांत के आधार पर। स्थिर तो ऐसा कहाँ है? क्योंकि जो क्रिया संसार है वो स्थिर निश्चित नहीं है, तो कॉन्शियसनेस परिवर्तनशील है। वही तो, जब एक ही जैसे सोचने का ये तो डिजाइन निकलता है तो उसके आधार पे स्थिरता निश्चितता निकलती है। जैसे वो तो आप बॉडी देखेंगे जैसे तो नागराज जी की जो व्याख्याएं घेरे में ही है, उसमें आचरण की स्थिरता निश्चितता को प्रतिपादित किया है उन्होंने। आचरण कैसे स्थिर होता है, आचरण कैसे निश्चित होता है, इसको उन्होंने प्रतिपादित किया है। सर ऐसे तो नाक का भी आचरण तो एकदम निश्चित ही है। इससे क्या मतलब होगा कि नाक का आचरण थोड़ी, आचरण नाक में थोड़ी होता है। नाक का तो नहीं, नाक का अपना व्यवहार है ना, अपने व्यवहार तो मानव में होता है। व्यवहार शब्द का मतलब होता है एक से अधिक एकत्रित होने के लिए जो श्रम है। इनकी आदमी की क्रियाओं को ही तो व्यवहार कह रहे हैं आप, और क्या उसको क्रिया कह रहे हैं। नहीं तो फिर व्यवहार किसको कह रहे हैं? व्यवहार एक से अधिक एकत्रित, जैसे हम लोग परिवार में एक से अधिक एकत्रित होते हैं, ठीक है, इसके लिए जो हम श्रम करते हैं, जो विचार करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, निर्वाह करते हैं, जो कर्तव्य दायित्व को स्वीकार करते हैं, उससे हम उसको व्यवहार क्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैं और आप दोनों अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हाँ, तो क्या ये व्यवहार नहीं है? अब ये जो आपने ये दिया, ये निर्वाह का एक भाग है। आपने मुझे सम्मान दिया, बिठाया, सत्कार किया, तो क्या ये व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता? ये बिल्कुल व्यवहार में होता है। हाँ, तो फिर वही तो बता रहा हूं। हाँ, ये व्यवहार का हिस्सा है। हाँ, अब ये स्थिर बना रहे, कैसे बना रहेगा? हमारे बीच में आप विश्वास बना रहे, सम्मान बना रहे, स्नेह बना रहे। नहीं तो ये तो डिपेंड करता है ना कुछ चीजों पे, कि अगर वो बनी रहेंगी तो ये निश्चित बना रहेगा, वो हटेगी तो ये अस्थिर हो जाएगा। हाँ, यदि वो हो जाता है तो फिर यदि वो हो जाता है तो फिर प्रमाणित नहीं होता। क्या कॉन्शियसनेस प्रमाणित नहीं होती? नहीं, क्यों नहीं होती? देखो, बदल जाता है तो भी कॉन्शियसनेस ही व्यवहार कर रही है, और स्थिर रहता है तब भी कॉन्शियसनेस ही व्यवहार कर रही है। इवन एक दूसरे का मर्डर कर दें तब भी तो कॉन्शियसनेस ही कर रही है। हाँ, जरा भी विश्वास नहीं है हम दो लोगों के बीच में। विश्वास टूट चुका है और इतना भय पैदा हो चुका है कि एक दूसरे को कब कौन मार देगा, और जिसका मौका लगता है वो मार देता है दूसरे को। तो ये भी तो कॉन्शियस का ही व्यवहार है। नहीं, तो किसका है? वो तो भ्रमित क्रियाकलाप है। नहीं तो वो है किसका? भ्रमित क्रियाकलाप व्यवहार किसका है? वो भ्रमित क्रियाकलाप तब होता है जब हम इंद्रियता से प्रभावित होकर जीवन, लेकिन कौन करता तो जीवन ही है। हाँ, तो फिर हमारे हिसाब से, हाँ, आपके हिसाब से कॉन्शियसनेस है, जिसको आप कॉन्शियसनेस, हम लोग उसको नहीं तो आप जिसको जीवन कर रहे हो, मैं तो अंग्रेजी में उसी को कॉन्शियसनेस बोल रहा हूँ। नहीं, हम उसको कॉन्शियसनेस, हम तो व्यापक वस्तु को कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। हाँ, तो आप उसको कॉन्शियसनेस जीवन कह रहे हैं। मैं तो जीवन की बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसको अपन जीवन कह रहे हैं वो एक इकाई है जिसमें क्रिया संसार है। नहीं तो लेकिन हम नागराज जी इसे अलग से बता रहे हैं कि ये जो गठनपूर्ण परमाणु है, जीवन वाला, जीवन गठन पूर्ण परमाणु, ये इस शरीर से एक अलग इकाई है। अलग इकाई है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि शरीर का जो क्रियाकलाप, इसी की इकाई हो तब क्या दिक्कत पड़े? शरीर का जो क्रियाकलाप है और जो जीवन का क्रियाकलाप, जैसे शरीर के किसी अंग में आशा विचार इच्छा नहीं होती है? जीवन में होता आशा विचार इच्छा। नहीं, शरीर के किसी अंग से क्या मतलब है? अगर जीवन भी, आंख में आशा विचार इच्छा नहीं होता, कान में नहीं होता है, हृदय में नहीं होता है ना, ब्रेन में नहीं होता आशा विचार इच्छा। नहीं तो ब्रेन में नहीं होता, ऐसा कैसे आपने
देखा कि ब्रेन में नहीं होता है? क्योंकि ब्रेन में वैसा क्रिया नहीं है इच्छा वाला, आशा वाला, चित्रण करने का, क्यों, कैसे आस्वादन नहीं है? का मतलब नहीं ये है ब्रेन तो में। ये कैसे कंफर्म किया कि नहीं है? ऐसा विचार होता है, ये फिर किसने कंफर्म कर दिया? ये आप ही कर रहे हो, जैसे नहीं मैं होता विचार कर है, रहा हूँ ये आप तो कर व्यवहार रहे से कंफर्म है, नहीं, लेकिन मस्तिष्क में नहीं होता है, ये हाँ, कैसे मतलब कंफर्म जिसने हो गया? कंफर्म किया होगा वो मस्तिष्क से किया कि बिना मस्तिष्क से किया? हाँ, ये वाली लाइन। हो। नहीं, मस्तिष्क से ही होता है, हाँ, मस्तिष्क से ही होता है, लेकिन मस्तिष्क के नहीं रहने के बाद भी होता है। कैसे ये होता है? कैसे- आप ये हम लोगों ने देखा है, जैसे कैसे जैसे discuss थोड़ा सा करो? बताइए जैसे कोई। हमने खुद ही देखा है, हाँ हाँ, बताइए। हमने देखा है, नहीं देखा तो है, अभी लेकिन बताया ना कोई आपको, उदाहरण के जैसे तौर पे। जैसे हमने अपने को शरीर से अलग होके देखा है। सर वो ऐसे एक्सपीरियंस तो देखा। मुझे भी हुए हैं, वो तो सारे तो प्रोजेक्शन भी आपको होते हुए हैं। तो आप उसको नकार क्यों रहे हो? नकार जो इसलिए आपको हुए हैं क्योंकि उसको मैंने नकारने का तर्क क्या क्योंकि है? मैंने चेक किया ना, उनको चेक किया तो पता चला कि प्रोजेक्शन था, हाँ, इसलिए बता रहा प्रोजेक्शन हूँ। क्या चीज होती है? हाँ, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन किस में होता है? स्वप्न जैसे होता है प्रोजेक्शन माने। हाँ, स्वप्न किस में होता है? ब्रेन में होता है स्वप्न? यस यस, ब्रेन में स्वप्न होता में ब्रेन में है। होता हाँ, है। बिल्कुल होगा ब्रेन में। अच्छा, और जब कोमा में रहते तब स्वप्न क्यों नहीं होता है? तब स्वप्न होता नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो जिसकी ब्रेन वजह तो से स्वप्न उस समय पैदा भी क्रियाशील रहता है। नहीं, ब्रेन उस समय पे निद्रा जैसा क्रियाशील रहता है। हाँ, माने कई निद्रा क्या चीज है ब्रेन आपके के हिसाब कई से? पार्ट काम नहीं निद्रा करते। क्या चीज है? निद्रा का मतलब है कि जहाँ पे मेमोरी काम नहीं कर रही है, हाँ, जहाँ पे जो हमारा शरीर का पूरा न्यूरो सिस्टम है, उससे वो पार्ट कटा हुआ है। हाँ, इस यहाँ जो हो रहा है उसको वो परसीव नहीं कर रहा है, हम्म। इस बात को निद्रा बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों का आपके साथ जो है वो हाँ नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, वो तो विभांतर तो मतभेद है, है। और ये मेरे साथ की बात हम नहीं लोग कर रहा ऐसा हूँ। मानते हैं कि जीवन जीवन जो है वो वो शरीर यात्राओं में रहता है। हाँ, वो तो मैंने सुन। एक शरीर नश्वर है और जीवन को हम लोग अमर नहीं, मान रहे मैं तो हैं। खाली जीवन एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, मान्यता तो शरीर ठीक एक अलग एंटिटी। मान्यता तो ठीक है, मैं मानने में जब मुझे हम कोई जिसको दिक्कत मानव कह रहे हैं तो उसमें मानव में जीवन और शरीर का संयुक्त नहीं, रूप वो है। मानने में मुझे ऐसा कोई हम कह दिक्कत नहीं है। शरीर के जानना क्रियाकलाप चाह रहा का हूँ। शरीर के क्रियाकलाप का पूरा अध्ययन है। हाँ नहीं, वो ठीक है, जीवन वो के ठीक है। क्रियाकलाप का अध्ययन है। नहीं, वो ठीक है। जीवन को हम लोग क्रिया के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, मतलब हम कल्पना के रूप में नहीं कर रहे हैं। जैसे मन में आस्वादन चयन का क्रिया है, उसका अध्ययन आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो तो ठीक है। तुलन और विश्लेषण का क्रिया जीवन में होता है, तुलन और विश्लेषण शरीर में नहीं होता है ना, नहीं, जीवन वो में जीवन होता शरीर में नहीं है। चलो हम इसकी उसको, बात है ना। आप जिसको कोई एक अंग कह रहे हैं, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि उसमें होता है, हाथ में नहीं होता तुलन तो विश्लेषण। मैं हाथ कब विचार नहीं मैं कब करता, कह रहा हूँ हाथ कि में हाथ, इच्छा नहीं होती तो है ना। मैं कब कह रहा हूँ कि हाथ इच्छा विचार किसी करता है? एक ऐसी जगह पे होती है, उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हाँ है ना, उसको हम जीवन नाम दे रहे हैं। आप जी, कह रहे हैं कि वो शरीर का एक अंग है। हाँ, जैसे बाकी है ना? अंग है वैसे वो भी एक अंग। जैसे शरीर का एक अंग है, आप जी, ऐसा मान रहे हैं जी, ना। जी। वो अंग को अभी उस पे अंगुली न्यास करना कठिन काम है कि वो जहां तो आप विज्ञान करके कभी कह कल को सकें करेगा, कि अभी नहीं कह सकते। सही बात है। जब करेगा तब करेगा, अभी हाँ, तो नहीं कह सकते अभी नहीं कि कह ये सकते। वाला अंग है यस यस, जो है जी ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग अभी आपको नई तर्क सम्मत विधि से नहीं बता सकते हाँ, कि कोई जीवन नाम की वस्तु है ना। यस यस, इसको हम अनुभव में ही बता सकते हैं ना। ठीक 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 बात। जैसे हम लोग अध्ययन करते करते और या ध्यान करते करते हम एक स्थिति में आते हैं जब हम अपने को शरीर से अलग देख पाते नहीं, जैसे विज्ञान से एक चीज का पता चलता है कि जीव जंतुओं में और मनुष्य में हैं। हाँ, ये जो सिस्टम है ये सेंट्रलाइज है। जैसे ये वनस्पति में सेंट्रलाइज नहीं होता, उनका जो स्ट्रक्चर है वो एकल है, मतलब जगह जगह पर है। माने उसको हम जो मध्यस्थ दर्शन में ऐसा कह रहे हैं कि उसमें जीवन नहीं है, किसमें? वनस्पतियों में। नहीं, वो अलग जीव बात है। संसार में भी बहुत सारे वो- जीवों में जीवन नहीं है। हाँ नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा जीवन। मैं। और मैंने इसीलिए ये कहा था कि नागराज जी का ये मौलिक सिद्धांत है। हाँ नहीं, वो ठीक है। ठीक है, मौलिक भी हम इस अर्थ में कह रहे हैं कि ये उनसे भिन्न है जो अभी तक कहा गया। जैसे जो वेदांती हैं, जो अद्वैत वेदांत हैं, वो भी ये नहीं मानते कि आत्मा का कोई अलग अस्तित्व है। ठीक। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म का ही एक हिस्सा जो है माया से आच्छादित हो जाता है, जिसको आत्मा कह रहे हैं। अब मैं कुछ आपसे कुछ ऐसे सामान्य मोक्ष- प्रश्न पूछूं जो आप ए नागराज जी के आधार पर जो हाँ। आप समझते हैं जितना, जैसा उस आधार पे अगर आप उसके आंसर करें तो जी जी, बिल्कुल पूछिए।